नमस्ते, मैं एडवोकेट अदिति मोड आप सभी का बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से इस लीगल एजुकेशन सेमिनार में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि फर्स्ट सेमिनार में आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था। उस रिस्पांस की वजह से ही आज हम एक और सेमिनार करने के लिए उत्साहित हुए और प्रेरित हुए। आदरणीय स्पीकर महोदय श्री निशित जी दीक्षित जी, एक्सपर्ट साइबर लॉ, हमारे बार के अध्यक्ष श्री मनीष जी शर्मा, सभी सीनियर एडवोकेट्स, मेरे फेलो एडवोकेट्स और सभी मेरे जूनियर एडवोकेट्स, मैं आप सभी का बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से इस लीगल एजुकेशन सेमिनार सीरीज में स्वागत करती हूँ। लॉ बहुत डायनेमिक है, जैसे सोसाइटी बदलती जाती है वैसे वैसे लॉ को बदलना पड़ता है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर चुके हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी भी हमारे लिए आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। और इसी वजह से इसके रिलेशन में जो कानून है, जो लॉज हैं, उसके बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सोच के साथ बार एसोसिएशन उदयपुर के द्वारा यह एक लीगल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि हम इन साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अवेयर हो सके। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है अवेयरनेस ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। हमारे जो स्पीकर हैं श्री निशित दीक्षित जी, आप 2001 से एज ए एडवोकेट जयपुर में एनरोल्ड हैं। आपकी एक्सपर्टाइज फील्ड है साइबर लॉ और साइबर क्राइम्स, टेलीकम्युनिकेशन लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। आप आज प्रेजेंट में दिल्ली बेस से भी काम करते हैं और आप कई इंस्टीट्यूट्स में भी अपने एज ए ट्रेनर अपने नॉलेज को शेयर कर चुके हैं और बड़े बड़े सेमिनार्स कंडक्ट करवा चुके हैं। आपने नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर और राजस्थान के अलग अलग जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी गाजियाबाद में ट्रेनिंग, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आप ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह के एक्सपर्ट आज हमारे सामने बोलने के लिए आए हैं। अब मैं हमारे बार के प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगी कि सर हमारे स्पीकर का वेलकम करें और उसके बाद फिर हम सेमिनार की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा एडवोकेट अदिति मोड एवं तुषार मोड जी के सहयोग से सेकंड वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता श्रीमान निशित जी दीक्षित साहब, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं और साइबर लॉ में काफी अनुभव रखते हैं। मैं बार एसोसिएशन उदयपुर की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपके अनुभव का हमारे सभी साथियों को लाभ मिलेगा। मैं एक बार पुनः आभार निशित जी दीक्षित का करता हूं, वो इसी तरह से हमें सहयोग प्रदान करते रहे। नमस्कार। स्क्रीन शेयर हो गया मैम? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। यस, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है जी। वेलकम ऑल। आशा करता हूं आप सब सुरक्षित हैं फिजिकल वर्ल्ड में। आज हम साइबर वर्ल्ड की तरफ चल रहे हैं कि वहां कैसे सुरक्षित रहना है। वायरस जैसे कोरोना वायरस फिजिकल वर्ल्ड में है, सेम वायरस जो है वो हमारा साइबर वर्ल्ड में भी है। किस ढंग से टेक्नोलॉजी का उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब से चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था एक वेब पेज को देखने के लिए, उसका इतना दुरुपयोग हुआ कि आज की डेट में वो वर्ल्ड वाइड वरी हो गया, क्योंकि साइबर क्राइम्स आ गए हैं जिसके बेस पे आज की तारीख में हम आज टेक्नोलॉजी को यूज करने में भी डरते हैं।
तो बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में हमारे लिए ये देखना कि हम किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम है क्या? देखिए, साइबर क्राइम को अगर समझना है तो साइबर क्राइम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम एंड कंप्यूटर रिसोर्स। तो कहीं भी कंप्यूटर का उपयोग करते हुए कंप्यूटर रिसोर्स, आईटी एक्ट अगर आप जाएं तो आईटी एक्ट में एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर रिसोर्स। तो कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर। तो उसमें सभी चीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो अपने आप में कोई कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करते हुए कोई भी क्राइम किया जाता है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, यानी साइबर स्पेस का उपयोग हुआ है। तो साइबर स्पेस क्या होती है? जहां इंटरनेट काम करता है या डाटा प्रोसेस होता है। साइबर वर्ड साइफर से लिया जाता है, जिसका मतलब होता है टू नेविगेट करना। तो साइबर स्पेस पे कोई भी क्राइम होता है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। जस्ट बेस में हम देखें तो कि साइबर क्राइम के स्पेस में अगर हम देखें तो तीन तरह से क्राइम का लेवल है कि कहीं पे या तो ये साइबर क्राइम जो है वो कंप्यूटर टारगेट के रूप में काम आता है, और कहीं पे ये जो कंप्यूटर है एज ए टूल की तरह काम आता है। जैसे मैंने आपके सिस्टम को हैक किया तो ये टारगेट के रूप में काम आया, मैंने आपके सिस्टम का टूल के रूप में उपयोग किया। आगे हम डिस्कस करेंगे केस लॉ, जो केस स्टडीज हैं, कैसे आपके सिस्टम को मैं टूल के रूप में उपयोग करके क्राइम कर रहा हूँ, और कहाँ मैं उस सिस्टम का एज ए इंसिडेंटल टू कमीशन ऑफ क्राइम का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे पोर्नोग्राफी है और भी कोरिया ड्रॉप केस का आपने देखा होगा, सुना होगा। इसके बेस पे हम जो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसके बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं एग्जैक्टली कि ये क्राइम जो है वो किस लेवल का क्राइम हुआ है। तो उसको हम उस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से हम कंफर्म कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक माध्यम था इस क्राइम को करने में। अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे पहले बर्गलरी होती थी, हाउस ट्रेसपास, नेट ट्रेसपास होते थे, रात को घर में क्रिमिनल तोड़ के आया, ब्रेक करके आया, घर में अंदर घुस गया। और राइट साइड में अगर आप देखें तो साइबर क्राइम में अब उसको कोई ट्रेसपास की आवश्यकता नहीं है फिजिकल, अब वो इंटरनेट ट्रेसपास कर रहा है। अब वो आपके सिस्टम को इंक्लूड कर रहा है मेलवेयर से, वायरस से, ट्रोजन से, फिशिंग लिंक भेज के। तो बड़ा आसान हो चुका है अब किसी को कन्वेंशनल क्राइम, मतलब ये डिफरेंस है कन्वेंशनल क्राइम और इंटरनेट साइबर क्राइम्स में। तो कन्वेंशनल क्राइम में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्रिमिनल को, और बड़ा थ्रेट होता है, क्रिमिनल को भी थ्रेट होता है कि कल को पकड़ा गया, पिटाई हुई। यहाँ पर बड़ा एनोनमस है, बड़ा आसान है साइबर क्रिमिनल को साइबर क्राइम करना, क्योंकि वल्नरेबिलिटी बहुत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड देखें तो जैसे आप देखिएगा स्पूफिंग, तो आज बड़ा आसान है किसी को अपने सिस्टम को मास्क करना। मास्क करना, जैसे हम मास्क आजकल लगा रहे हैं अपने आप को सुरक्षा के लिए, ऐसे ही क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इंटरनेट आईपी एड्रेस को मास्किंग कर लेते हैं, और कभी कभी और वो मशीन एड्रेस को भी वो मास्किंग कर लेते हैं, जिसके बेस पे क्रिमिनल्स बड़ा आसानी से क्राइम करने के लिए आज की तारीख में इजीली इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। एक्सटॉर्शन में हम जानते हैं, रास्ते में रोक के किसी को एक्सटॉर्शन करना। आज की तारीख में जो भी एक्टिविटीज हम लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका मिररिंग होती है, कहीं ना कहीं वो इमेजिंग होती है, कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री सेव होती है, जिसके बेस पे क्रिमिनल क्या करते हैं, हम उसको एक्सटॉर्शन करते हैं। जो भी हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो रही है, जिसका डाटा माइनिंग जो कंपनीज है बहुत से, या क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स हैं, स्पाईवेयर है, स्टॉकवेयर है, उसका उपयोग करते हुए, मेलवेयर का उपयोग करते हुए वो लोग क्या करते हैं, बाद में उसका एक्सटॉर्शन करते हैं। इधर फ्रॉड होता है, जैसे फ्रॉड, हम डॉक्यूमेंट दिया, लोन अप्लाई किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किसी और ने लोन ले लिया, पता लगा बाद में रिकवरी एजेंट आया कि आपने लोन लिया, जबकि पता लगा हमने कोई साइन ही नहीं किया डॉक्यूमेंट्स में, मॉर्गेज लोन है या प्रॉपर्टी लोन है। यहाँ पर इंटरनेट फ्रॉड में आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जानकारी का उपयोग करते हुए, आपके लाइसेंस की कॉपी, आपके आधार का डाटा, जो भी आपकी फोटोकॉपी है उसको उपयोग करते हुए, और रेंट एग्रीमेंट का उपयोग करते हुए, इंटरनेट फ्रॉड करते हुए, कंप्यूटर रिसोर्स का फोन करते हुए, आपको फोन करके आपसे डिटेल लेके, आइडेंटिटी थेफ्ट जो हम डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट में आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिशिंग अटैक करके, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हुए आपका ही डाटा लेके आपके ही डाटा से वो मिसयूज करते हैं, जिसके बेस पे वो क्रिमिनल आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स करने की नियत पे हैं, आजकल कर सकते हैं वो इजीली। और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, पहले फिजिकली चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का बड़ा इशू हुआ करता था, आज की तारीख में तो बहुत बड़ा एक मिनेस हो चुका है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सीएसएम बोलते हैं। जितना भी ऑब्सीन कंटेंट है, बच्चों को बड़ा विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता है आज की तारीख में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो ये जो कन्वेंशनल क्राइम है, आज क्रिमिनल क्राइम से टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स में आ गया है, क्योंकि उसको बड़ा आसान है। तो वो रीजन क्या है, क्योंकि वो एनोनमस है, बड़ी आसानी से वो अपनी जानकारी को छुपा के क्राइम कर सकता है। बड़े तरीके होते हैं आज की तारीख में, आप सिस्टम को, जिस सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसको मास्किंग कर लेते हैं, जिस आईपी एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं उसको मास्किंग कर लेते हैं। तो इतना आसान है, इतनी वेबसाइट्स हैं कि जिस वेबसाइट्स का उपयोग करते हुए वो 1 घंटे के लिए ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर उस ईमेल आईडी को 1 घंटे के लिए बनाने के बाद आपको मेल किया, उसका डाटा कहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो बड़ा लॉ एनफोर्समेंट के लिए बड़ा चैलेंजेस है। हालांकि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अब बहुत इक्विप्ड है,
बहुत अच्छे टूल्स यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बहुत परिपक्व हो चुके हैं, टीम बहुत स्ट्रांग है, इंडियन साइबर टीम बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी क्रिमिनल्स बहुत थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं उनको पकड़ने में। अब आता है इंटरनेट, जो अगर जस्ट समझने के लिए हम समझे तो इंटरनेट के तीन फेज हैं। अगर देखें तो तीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो इंटरनेट आप लोग यूज करते हैं उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। तो ये 100% में से लगभग 8% ही इंटरनेट है जो हम सरफेस वेब, जिसको हम हम देखते हैं इंटरनेट पे, जो भी कार्यक्रम हम देखते हैं या हम एकेडमिक स्टफ देखते हैं। बाकी जो जो दो पार्ट हैं वो एक डीप वेब है, एक डार्क वेब है। तो डीप वेब वो कंटेंट है जहाँ जहाँ जैसे हम कोई भी सर्च इंजन में जाते हैं तो वो इंडेक्सिंग फाइल होती है। तो ये डीप वेब में फाइल इंडेक्स नहीं होती है, अगर कोई सर्च करना है उसको तो एक लिंक उसके पास होना चाहिए जिसके बेस पे वो जाके उस पर करता है। और डार्क वेब जो बड़ा सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स जो हैं वो अंडरवर्ल्ड जो क्रिमिनल्स हैं वो उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के लिए काम कर रहे हैं और भी जितने भी इलीगल एक्ट्स हैं उनके लिए ये आजकल एक प्लेटफॉर्म बन गया डार्क वेब का, जिसके लिए अलग से ब्राउजर्स आते हैं जिसको यूज करते हुए क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। ध्यान रखें, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा फैमिली मेंबर कोई भी इस ढंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, गलती से भी नहीं हो। ऐसे कोई भी ब्राउजर्स डाउनलोड नहीं करे जो डार्क वेब को हेल्प करते हो। ये अपने आप में बड़ा डेंजरस है, क्योंकि क्रिमिनल्स जानबूझ के आपको लिंक भेजते हैं, बच्चे और बड़े लोग भी आजकल इसके फिशिंग उसमें आ रहे हैं और वो डाउनलोड करके फिर एक्सेस करते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए इनेबल कर देता है जो जनरली हम इंटरनेट गूगल पर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इन चीजों से दूर रहें, जस्ट जानकारी के पता होना चाहिए। अब आता है वल्नरेबिलिटी। देखिए, क्रिमिनल को सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबिलिटी देखनी है कि आप कितने वल्नरेबल हैं। जैसे आपने मुझे फोन किया, बहुत सा मेल किया, तो बड़ा आसान है, मैं चेक कर सकता हूँ आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एंटीवायरस है। मैंने एक लिंक भेजा, उस लिंक से मैं जस्ट एक कोड स्कैनर कहते हैं, कोड स्कैनर जिस और स्कैनिंग जिसे कहते हैं, बड़ा आसान है। मैंने कोई लिंक भेजा जिसके बेस पे मैं आपको पूरा स्कैन कर सकता हूँ एग्जैक्टली आपके सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं। तो ध्यान रखें, कभी अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस यूज करें, लेटेस्ट एंटीवायरस जिसमें एंटी मेलवेयर हो, पूरा डिटेल्ड हो, लेटेस्ट अपडेटेड हो, पैचिंग हो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज नहीं करें, पुराने सिस्टम्स को प्लीज अपडेट करा दें। बहुत ज्यादा चैलेंज वहीं पे है। अभी और हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आप एप्स डाउनलोड करते हैं उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग को ध्यान रखिए। बार बार हर व्यक्ति जानता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम स्मार्टली यूज नहीं कर रहे हैं। आप मान के चलें, देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैंने कैलेंडर, तो यानी अगर क्रिमिनल को पता है, अगर वो एप्लीकेशन को आपको एक्सेस कर रहा है तो उसको पता है आपकी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ है, आपका मूवमेंट क्या है, आपके कैमरे की अगर वो है तो वो एक्सेस कर सकता है इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या किस पोजीशन में है, कॉन्टैक्ट कौन कौन से लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं। ये बड़ा चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। हर एक से कॉन्टैक्ट शेयर करना बड़ा डेंजरस है। उसके बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लोकेशन है, कितने बजे का मूवमेंट है, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे कोर्ट जाते हैं, कहाँ आपका मूवमेंट है, ये सब चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल है। रही बात माइक्रोफोन की, ध्यान रखें माइक्रोफोन अगर इनेबल है तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं किसी भी वक्त बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता है। देखिए बहुत से केसेस हमने देखे हैं जिसमें हमारे पास बहुत केस आए हैं जिसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी हैं या जिन्होंने हैकर ने हैक किया हुआ है। और आपने देखा बड़ा आसानी से कोई भी फोन अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया या फोन आपने ठीक कराया तो बड़ा इंश्योर करें उस फोन को में कोई ऐसा मेलवेयर, कोई ऐसा लिंक नहीं हो, कोई ऐसा स्पाईवेयर नहीं हो कि वो आपकी सारी जानकारियों को रिमोटली भेज रहा हो। और ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा अगर आपने फोन बंद कर दिया तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ध्यान रखें, ये अगर आपने फोन बंद भी कर दिया और अगर स्पाईवेयर उससे पहले ऑन है तो वो अपने आप में वो रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। और जैसे ही आपका फोन ऑन होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, वो डाटा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, प्लीज ध्यान रखें। दो फोन रखने की आदत डालें सर। अपने स्मार्टफोन को ड्राइंग रूम में रख के ही अंदर जाएं अपनी बेडरूम में, और बाकी एक्टिविटीज रखें। एक फीचर फोन जरूर रखें। और फीचर फोन का भी मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि देखिए आज जो भी आप इंटरनेट एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ध्यान रखें अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का ओटीपी एसएमएस आपके स्मार्टफोन पे आता है और स्मार्टफोन ऑलरेडी हैक है, तो आप ये मान के चलें अगर मैंने किसी ने आपका सिस्टम को हैक किया हुआ, जिसको आपका पूरा मोबाइल सिस्टम ने हैक किया हुआ है, तो अगर आप इंटरनेट पे जो भी चीज कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं, तो उसका आपका कस्टमर आईडी, आपका बैंक इंटरनेट बैंकिंग आईडी सब पता है उसको। उसको सिर्फ एक ओटीपी चाहिए होता है। और जब आपका फोन ही हैक है तो जब एसएमएस भी आपके उसी फोन में आ रहा है तो वो बड़ा आसानी से उस एसएमएस में ओटीपी भी देख लेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कि आपने जो इंटरनेट बैंकिंग की है उसको पासवर्ड मिल रहा है, उसको सब डिटेल मिल रहा है, आप वो वहां पर जाके कस्टमर आईडी डाल के इंटरनेट एक्सेस करके फंड ट्रांसफर कर रहा है। फंड ट्रांसफर करने के बाद ओटीपी भी जो आ रहा है वो उसके फोन में, आपके फोन में आ रहा है, और वो फोन वैसे ही हैक है। तो एसएमएस भी अगर आपके स्मार्टफोन में आया
तो वो ओटीपी को भी देख के ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ध्यान रखें, जितने भी बैंकिंग के सिस्टम्स हैं, उन बैंकिंग सिस्टम्स में आप ध्यान रखें, अपने पास एक फीचर फोन रखें, बैंक से अपने उस फीचर फोन को, वो पुराना वाला जो फोन है अपना 1000-2000 रुपए का फोन जो आता है सर, उसमें ही आपका ओटीपी आए, बैंकिंग के जितने पासवर्ड वाले ओटीपी उसमें आना चाहिए। नोटिफिकेशन है, मोबाइल डाटा है, ध्यान रखें किस किस ऐप्स को आपने ये परमिशन दे रखी है, ये बहुत इंश्योर करें। इसके बाद व्हाट्सएप वेब, ध्यान रखें कि कोई व्हाट्सएप आपसे सिंक तो नहीं किया हुआ, कोई भी हो, क्या पता लगा आप जो व्हाट्सएप मतलब आपके घर में या आपके ऑफिस में या कहीं भी आपने अगर फोन को दिया है, तो ध्यान इंश्योर करें, अपने फैमिली मेंबर्स का भी चेक करें कि उनका कोई व्हाट्सएप किसी ने हैक तो नहीं करेगा। बड़ा आसान है, व्हाट्सएप वेब की सेटिंग्स को जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वेब सेटिंग पे जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, अगर वो कैमरा हिलता हुआ दिखा, इट मींस आपका व्हाट्सएप किसी ने सिंक नहीं किया हुआ। अगर आपने खुद नहीं अगर डेस्कटॉप वर्जन पे सिंक किया हुआ, तो वो दिखा देगा कि ये सिस्टम से किसी और से सिंक है, यानी 2 जगह व्हाट्सएप चल रहा है। तो प्लीज ध्यान रखें। एक और यहीं पे आपको जानकारी देने की आवश्यकता है, हमारे पास एक केस है, एक बहुत बड़े महानगर का केस मेरे पास है, जिसमें बड़ा चैलेंज था। उसमें ये चैलेंज था सर कि जैसे मैंने रात को, मतलब मेरे फोन से आपके पास रात को 2 ये आई कि आपने तो ये कहा कि ये निशित साहब ने ही मेरे को ये कंटेंट भेजा है, और जबकि पुलिस आई, पुलिस ने कहा ये आपने भेजा है। मैंने कहा मैंने तो ये भेजा नहीं रात को 2 बजे। तो पता लगा कि जो ऑटो डाउनलोड सिस्टम है, यानी वो व्हाट्सएप हैक था, और हैक करने के बाद वो डाटा भेजा गया, क्योंकि ऑटो डाउनलोड किया हुआ है। क्योंकि जब मेरा फोन देखा जाए, मेरा फोन देखा जाएगा, तो उस फोन में वो कंटेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑटो डाउनलोड सिस्टम है। तो प्लीज ध्यान रखें, आपके सिस्टम्स में कोई भी चीज ऑटो डाउनलोड नहीं हो। जिस भी कंटेंट को आप देख रहे हैं, उसको आप क्लिक करके आप उसको ऑन करें। ऑटो डाउनलोड मीडिया जितनी भी है उसको आप डिसेबल करके रखें, और अपने फोन को चेक करते रखें, सिक्योरिटी सेटिंग चेक करते रखें। एंड्रॉइड वाले एंड्रॉइड मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा कंज्यूम कर रही है और कितनी बैटरी बैकअप इसमें जा रहा है। आजकल बड़ा अच्छा डाटा एनालिटिक्स आ चुका है, स्मार्टफोन जितने भी है उनमें डाटा एनालिटिक्स है कि कितना बैटरी बैकअप, कौन सा ऐप, एक वेदर एप्लीकेशन कितने एमबी कितने जीबी का डाटा ट्रांसफर कर रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं वो वेदर एप्लीकेशन आपका फेक है और वो मेलवेयर है। तो बड़ा आसान है कि आप उस टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, ध्यान रखें, जितनी भी फिशिंग वेबसाइट्स हैं, हालांकि हम बैंक भी बताते हैं, सब लोग प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, कोई भी बैंकिंग सिस्टम पे जाते हैं, कोई भी बैंक, एसबीआई या एचडीएफसी या कोई भी बैंक हम जाते हैं, ध्यान रखें, इंश्योर करें HTTP पे टाइप नहीं करना, HTTPS होना चाहिए। https.axisbank.com, https hdfcbank.com, https SBI.com। तो HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो HTTP है, इस पे अगर कोई बैंकिंग की वेबसाइट लगी हुई है तो मान के चलें ये फेक है। हालांकि HTTPS भी अब बहुत से इश्यूज आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर एक लॉक होगा, ग्रीन कलर का लॉक, ध्यान रखें, कनेक्शन इज सिक्योर, वो लॉक होना जरूरी है। आपका ग्रीन कलर का लॉक आ जाता है, ध्यान रखें। बैंकिंग सॉफ्टवेयर को ध्यान रखें, कोशिश करें ऐप डाउनलोड करें। ऐप, बैंक का अगर ऐप आपके पास हो तो जरूरत नहीं है, बहुत सेफ है। अगर बैंक का, अगर आपने जिस बैंक को आप यूज कर रहे हैं, SBI, एक्सिस का, उसका अपना ऐप डाउनलोड करके रखें। ऐप बहुत सेफ होते हैं। फिर भी अगर आप सही गूगल प्ले स्टोर, ओपन सोर्स से नहीं, अगेन गूगल प्ले स्टोर से या एंड्रॉइड में आईफोन के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करें, तो ऐप सुरक्षित है। इसके बाद जहां भी आप ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, स्कीमर से, तो वहां पर पता लगा स्कीमर लगा रखे हैं लोगों ने, जो पिन डाल रहे हैं, पता लगा उसके लिए भी क्रिएट यूज कर रखी है, तो बहुत इंश्योर करें, ध्यान रखें, क्योंकि आजकल अभी भी बहुत क्राइम हो रहा है। बहुत से आइसोलेटेड जो एटीएम मशीन है वहां पर क्रिमिनल्स आके लगाते हैं, और बहुत जगह केसेस हमारे पास आए हैं। तो प्लीज ध्यान रखें, आपकी लाइफ की पूंजी है, मेहनत की पूंजी है, उसको ध्यान रखें। कैसे लोगों को अवेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर को ध्यान रखें। जब एटीएम पर जाते हैं, हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जाते हैं, तो एक शोल्डर सर्फिंग का केस होता है। शोल्डर सर्फिंग मींस जो पैसा निकाल रहा है, पता लगा किसी ने पीछे से एटीएम का पिन देख लिया और वो कहता है लाइए अंकल मुझे दे दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। इसको बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। क्योंकि क्रिमिनल ने क्या किया, क्रिमिनल ने उस वक्त पिन देख लिया है और वो कार्ड को चेंज कर लेता है। इसको शोल्डर सर्फिंग केसेस कहते हैं। तो ध्यान रखें, अपने फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को बता के रखें कि अगर उनसे पैसा नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, अपना कार्ड ले आए, किसी को नहीं दें। और वहाँ इंश्योर करें कि इस ढंग की कोई एक्टिविटी नहीं हो, स्कीमिंग मशीन तो नहीं लगा रखी, पिन होल कैमरा तो नहीं लगा रखा, क्रिएट तो नहीं लगा रखी। और ध्यान रखें, कोशिश करें जो बैंक में मशीन लगी हुई है, बैंक की प्रीमाइस में, बैंक की जो ब्रांच के पास जो एटीएम मशीन लगी हुई है, वहीं से कोशिश करें पैसे निकालने की एटीएम से। क्योंकि आइसोलेटेड में जो जगह एटीएम लगे होते हैं ना, अगर गार्ड नहीं है तो बड़ा चैलेंज है वहां पर। इसके बाद जूस जैकिंग, आजकल बहुत केसेस पकड़ में आए हैं। आपके इंडिया के, हमारे इंडिया के 2 बैंक्स ने केस दर्ज किए इसमें। जूस जैकिंग में, जैसे आप एयरपोर्ट में गए या किसी मॉल में गए, वहाँ चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है,
पता लगा हमने अपने फोन को डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाया, पोर्ट लगाया और हमारे डाटा सारा उससे हैक हो गया, हमारा डाटा सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इंश्योर करें आपने पावर, अगर बैटरी फिर भी आपकी जा रही है, ड्रेन हो रही है, तो बेस्ट है अपने पावर बैंक को जब आप कैरी बाहर मूवमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो अपने अपने कई जितने भी पावर बैंक्स हैं उन पावर बैंक्स को आप चार्ज करें, क्योंकि चेक इन बैगेज में वहां पर केबिन बैगेज में अलाउड है पावर बैंक्स, तो आप ध्यान रखें अपने पावर बैंक्स को ही चार्ज करें, डायरेक्ट फोन को ऐसे पोर्ट पर चार्ज नहीं करें। बड़े तरीके आ चुके हैं सर क्रिमिनल्स को डाटा लेने के, बहुत तरीके हैं, तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें आप जिस जगह चार्ज कर रहे हैं वहां पर कोई जनता मैलिशियस एक्टिविटी। अगेन हम जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं उन सबके माइक्रोफोन ऑन है, टीवी है उसका वेबकैम ऑन है, ध्यान रखें टीवी के जो कैमरा लगा रहा है उस कोशिश करें उस पर टेप लगा के रखें, एक स्लिट, अगर गूगल पर जाएंगे तो गूगल पे एक स्लाइडिंग एक छोटी सी चिप आती है, आप उसको लगा सकते हैं, अपने फोन में भी लगा सकते हैं, अपने जितने भी गैजेट्स हैं जहाँ टीवी का कैमरा लग रहा है वहां लगा सकते हैं। जब जरूरत तो शटर की तरह होता है, जैसे शटर खोलते थे पुराने टीवी आते थे उस जमाने में, तो आप वैसे छोटा सा शटर सॉर्ट ऑफ स्पीकर टाइप आता है, तो जब आपको यूज करें उस अपने कैमरे को भी, फ्रंट और रियर कैमरे को मोबाइल के भी और आप अपने टीवी के भी और जितने भी टैबलेट्स हैं तो आप वहाँ लगा के रख सकते हैं, ताकि हमारी जो एक्टिविटीज हैं कैमरा कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। बड़ा आसान है सर, देखिए आप सोच रहे हैं मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, बड़ा आसान है क्रिमिनल को रिमोटली आपके कैमरे को ऑन करना, आपके माइक्रोफोन को ऑन करना। तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें एक्टिविटीज को चेक करते करें, बैटरी सिस्टम एंड्रॉइड मैनेजर पे गूगल सिस्टम पे जाके चेक करते रहें कि कहाँ पर आपका डाटा सिंक हो रहा है या कॉम्प्रोमाइज। ये भी अभी कोविड टाइम में बड़ा फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, लोग मेल कर रहे हैं, पता लगा ओएनजीसी एक केस था जिसमें ओएनजीसी की तरफ से मेल मानते हुए पेमेंट किया गया, जबकि वो मेल आया ओजीएनसी की तरफ से, यानी जो मेल था ओएनजीसी था लेकिन जो फ्रॉड मेल था वो ognc.co.in बना दिया। यानी बड़ा आसान है साइबर स्क्वाटिंग करना, किसी या टाइपो स्क्वाटिंग करना। बहुत से केसेस, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कहते हैं, आईपीआर केसेस बहुत हैं। किसी का डोमेन नेम है, किसी का ब्रांड नेम है, जैसे बिस्लरी का केस था, बिस्लरी एक ब्रांड नेम है, किसी ने बिस्लरी.com खोल दिया, तो ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आए जिसमें हमने ट्रेडमार्क के भी केसेस दर्ज हुए हैं और इसमें आराम से अलग अलग तरह के केसेस भी हमने इसमें रजिस्टर्ड करे हैं। तो प्लीज इंश्योर करें आपके पास कोई भी मेल आता है जिस पे आप रिप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग चेक करें, वो टाइपो स्क्वेटिंग तो नहीं हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का केस था MICR को SOFT स्पेलिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, तो किसी ने MICR0soft.com ले लिया, इसको बोलते हैं ओ की जगह जीरो, तो इसको बोलते हैं टाइपो स्क्वेटिंग क्राइम्स। तो साइबर स्क्वेटिंग में तो किसी के ब्रांड नेम को का डोमेन नेम ले लेना, और टाइपो स्क्वेटिंग में सेम नेम है लेकिन इसका सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर देना, जैसे इस ONGC का OGNC कर दिया, तो इससे टाइपो स्क्वेटिंग क्राइम। तो प्लीज ध्यान रखें ऐसे केसेस में। अगेन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अभी लेटेस्ट कॉग्निजेंट कंपनी है उस पर भी अटैक हुआ है रैंसमवेयर का, तो रैंसमवेयर बड़ा चैलेंजिंग है। एक तो हमेशा ध्यान रखें, इंश्योर करें आपके पास जितने भी अब नए कोई चीज या जो भी आपके पास एंटीवायरस वो है, आजकल वो एंटी रैंसमवेयर भी इनेबल्ड है। रैंसमवेयर को भी बचाने के लिए भी आपके जितने भी एंटीवायरस कंपनीज हैं वो अपडेटेड हैं, उनको पैचिंग रखें, ओरिजिनल देखें, हमेशा उनको अपडेट रखें, ये नहीं वेट करें कि हम लास्ट डेट एक्सपायर डेट पे ही करेंगे, पैचिंग हमेशा अपडेट ऑनलाइन अपडेट रखें। रैंसमवेयर में क्या होता है, कोई भी एक लिंक आता है, जैसे ही उस लिंक को क्लिक करते हैं हमारा पूरा डाटा एनक्रिप्ट हो जाता है, फिर वो आपसे बिटकॉइन मांगते हैं या रैंसम मांगते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज, नए केसेस आए, एज ए लॉयर हम सब लॉयर्स हैं तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आजकल बहुत तरह के केसेस आने लगे हैं जिसमें वो अब रैंसमवेयर में आपके डाटा को एनक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं आपके पूरे डाटा का कॉपी कर लेते हैं अपने पास, और कॉपी करने के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनको लगती है कि इसके बेस पे वो एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी फोटोग्राफ है, कोई भी हमारा रिकॉर्डिंग। और ध्यान रखें आजकल बहुत से लोग ऑटो रिकॉर्डर फोन रखते हैं, मैं तो कभी इसको विश्वास नहीं करता, ना मैं कभी किसी को बोलता कि ऑटो रिकॉर्डिंग फोन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आप किसी की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए एविडेंस इज डिफरेंट, केस इज डिफरेंट, थ्रेटनिंग इज डिफरेंट, वो पार्ट अलग है, लेकिन जनरल रिकॉर्डिंग करते हैं उसको लोग क्या करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को सेव कर देते हैं अपने मोबाइल के डी ड्राइव ई ड्राइव में। पता लगा हैकर ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, तो जो आपने किसी की रिकॉर्डिंग कर रखी वो भी वहां चलेगी। तो ये बहुत चैलेंजेस है, इसके बेस पे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंश्योर करें कम से कम डाटा रखने की आदत डालें, मिनिमाइज करें इंटरनेट एक्टिविटीज मिनिमाइज करें, डाटा को बैकअप रखें, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखें, सिस्टम पर ज्यादा डाटा मत रखें, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की आजकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है, उसको कनेक्ट करके रखें, डाटा उसके अंदर रखें। हमारी कितनी फाइल्स हैं, हमारा ट्रेड सीक्रेट है, हमारे क्लाइंट्स की लाइबिलिटी है, बहुत से लॉ फर्म्स हैं, अभी एक टॉप की लॉ फर्म है वहां पर उसको हैक किया डाटा यूएस में, ध्यान रखें, इंश्योर करें हमारा बहुत डाटा सेफ है होना चाहिए।
आप उसको एनक्रिप्शन में कर सकते हैं, आपके सिस्टम में डी ड्राइव ई ड्राइव को बिट लॉकर एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप में जाके अपने लैपटॉप की डी ड्राइव ई ड्राइव को आप एनक्रिप्ट करके रखें, तो आपका डाटा खुद ही एनक्रिप्टेड है, तो किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। आपके पास पासवर्ड रहेगा, बैकअप रखें, बैकअप सेफ रखें, उसको भी एनक्रिप्टेड रखें, बैकअप को भी। तो ये बहुत तरीके हैं। नेवर रिप्लाई टू एनी रैंसमवेयर। अगर आप कोई क्लाइंट आपके पास कोई, या हम खुद ही रैंसमवेयर पर अटैक होते हैं, तो बेस्ट है सर्टिन, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, सर्टिन दिल्ली, उसको रिपोर्ट करें कि ऐसे ऐसे रैंसमवेयर हुआ है, या लोकल पुलिस स्टेशन को, या cybercrime.gov.in, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, हम उनको कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये मेरे सिस्टम को इन्फेक्ट हुआ। साइबर स्वच्छता केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइटी ने स्टार्ट किया है कि मेलवेयर एनालिसिस के लिए बड़ा अच्छा केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ आपके सिस्टम को क्लीन करते हैं वो। उसके बाद रैंसमवेयर के लिए हमेशा ये है कि ऑलवेज बैकअप योर फाइल्स एंड सेव देम ऑफलाइन इन योर क्लाउड। आप सेव कर सकते हैं, हमेशा एंटीवायरस यूज करें, पॉपअप ब्लॉकर्स हमेशा इनेबल करें। जो पॉपअप आपके होता है सिस्टम में, उसको हमेशा आप ब्लॉक करके रखें, कभी भी क्लिक नहीं करें। कोई भी सिस्टम आपको लगता है virustotal.com, कोई भी ऐसा लिंक अगर आपके पास आता है, कोई भी मैंने जैसे कोई भी जैसे लिंक आया आपके पास, कुछ भी मत करें डायरेक्ट। कभी भी मेल पे कोई भी लिंक आता है, कभी उसको डायरेक्ट लिंक नहीं क्लिक करें, हमेशा उसको कॉपी करें, ब्राउजर ओपन करें, अपने सिस्टम का ब्राउजर ओपन करें, उस पे उसको पेस्ट करें, फिर आप चेक करें। या virustotal.com एक वेबसाइट है इंश्योर करने के लिए, फिर भी आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। लगभग बहुत सी एंटीवायरस कंपनीज उसको बताती है कि ये क्लीन है या इसमें मेलवेयर्स है। तो बहुत तरीके हैं। देखिए, ये अपने आप में, आप कार चलाते हैं तो कार की सेफ्टी आप पहले इंश्योर करते हैं, रोड की सेफ्टी आप इंश्योर करते हैं। सेम इंटरनेट भी एक रोड है जिसपे आप ड्राइव कर रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप को लेके। तो अगर आपका इंटरनेट ट्रैफिक सही है, सेफ है, तो आप सेफ हैं, आपका गैजेट सेफ है तो आप सेफ हैं, और जिस वेबसाइट को आप देख रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा एटीएम मशीन, जो मैंने आपको डिस्कस किया, कहीं भी मॉल में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पता लगा पूरा का पूरा आपका लाइफ की पूरी पूंजी है 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में, और आपने एक 500 दे दिया, और पता लगा उसने छोटा सा डिवाइस, आजकल बड़े स्कीमर डिवाइस छोटे छोटे लगे होते हैं, आपको जरा सा अपने रिस्ट में, अपनी मुट्ठी में बस छुपा के रखते हैं, आपके सामने वो मशीन, पॉस मशीन रखेंगे, उससे पहले उसको स्वाइप कर देंगे, और जो ऊपर कैमरा लग रहा है, जैसे पिन डालेंगे वो पिन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ध्यान रखें, एक अलग से आजकल बैंक्स ने प्रीपेड कार्ड भी कर दिए हैं इशू, 10,000 20,000 की लिमिट होती है, तो उस लिमिट वाले कार्ड्स को यूज करें ऑनलाइन के लिए। डिजिटल इंडिया में आगे आगे हमें बढ़ना है, बिना डिजिटल इंडिया के हम नहीं जी सकते। अब सब कुछ आप देख रहे हैं, कोविड में कोर्ट्स भी हमारी कोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा इशू है। सबसे बड़ा टारगेट आज की डेट में मॉनेटरी वाइज है और मॉरलिटी वाइज है, यानी क्रिमिनल्स को आपका पैसा या आपकी डिफेम, लोगों को डिफेम करना, डेरोगेटरी रिमार्क करना, र्यूमर फैलाना, आजकल यही दो क्राइम सबसे ज्यादा साइबर स्पेस में हो रहे हैं। इसके बाद अगेन फेसबुक, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, फेसबुक फेस, और देखिए आप देखिए FACEB00KK.com। अब इतना भी ध्यान नहीं रखते हम, जल्दीबाजी में हम टाइप करते हैं, सर्च इंजन में क्या चीज ओपन आ रही है, ऊपर क्या एड वाला फेसबुक ओपन कर दिया हमने, तो इंश्योर करें टाइप करने, जो सामने वेबसाइट खुल रही है, अब देखिए इसमें HTTP दिया हुआ है ना, HTTPS है, फेसबुक की स्पेलिंग भी गलत है, लोग यहीं पे अपना जाके कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपने ईमेल, अपना पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये हमने जो डिस्कस किया अभी, जस्ट जो हम आज की डेट में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके बेस पे हमने डिस्कस किया। अब हमने अभी रैंसमवेयर डिस्कस कर चुके हैं, फिशिंग अटैक भी डिस्कस किया। फिशिंग, देखिए फिशिंग अटैक क्या होता है। फिशिंग, जैसे मैंने आपको कोई ईमेल किया, उस ईमेल में कोई लिंक है, उस लिंक को आपने ओपन कर दिया, जिसके बेस पे आपने सारा कॉम्प्रोमाइज कर दिया डाटा। और फिशिंग के दो तरीके हैं, एक होता है विशिंग। विशिंग मीन मैंने जैसे आपको फोन करके आपसे डाटा ले लिया, जितनी भी कॉल्स आती है, जितनी भी कस्टमर केयर कॉल है, या कोई बैंक या टेलीकॉम कंपनी का एग्जीक्यूटिव बल्कि जो बातें करते हैं, इसको बोलते हैं विशिंग, यानी वॉइस कॉल से फिशिंग करना। एक होता है स्मिशिंग, यानी SMS भेज के आपको एक लिंक भेजते हैं, जिसके बेस पे आप उसको क्लिक करते हैं। तो फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग। एक बहुत बड़ा केस हमारे पास आया है, यहाँ भी मेरे पास जयपुर में भी एक केस है, और बाहर भी और भी स्टेट्स में मेरे पास केसेस हैं। मैन इन द मिडिल अटैक, जयपुर का केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बड़ा विचित्र केस है, बड़ा डेंजरस केस है। एक केस था जिसमें कुछ एक कंसाइनमेंट है, जयपुर के एक व्यापारी हैं जिन्होंने कंसाइनमेंट दूसरे कंट्री में भेजा, उस कंट्री के जो उनके बायर थे उनको वो कंसाइनमेंट मिल गया। कंसाइनमेंट मिलने के बाद उस बायर ने उनको मेल किया कि हमें कंसाइनमेंट मिल गया, शिपिंग हो गया है, अब आप ऐसा करें, अपना बिल इनवॉइस भेज दीजिए, बिल इनवॉइस को अपना रेज कर दीजिए। हमारे क्लाइंट ने अपना बिल मेल से भेज दिया, स्कैन करके डिटेल भेज दिया। पता लगा बीच में उसको हैकर ने हैक किया, जिसको बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक। हैकर ने उसको बीच में ही मेल को रोक लिया, और उसने उस डाटा, उस जो बिल इनवॉइस था, उसको
मॉर्फ किया, पॉज किया, चेंज किया और बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करके ऑस्ट्रेलिया का एक बैंक अकाउंट डाल दिया सेम जयपुर की फर्म के नाम से। अब आप सोचे कि ऑस्ट्रेलिया में भी जयपुर की फर्म के नाम से फेक अकाउंट खुल गया है। इट मींस हम सोचते हैं हमारे यहाँ खुलते हैं, और भी कंट्री में बड़ा आसानी से फेक अकाउंट खुल जाते हैं क्योंकि इनके चैनल्स हैं, क्रिमिनल्स के चैनल्स हैं, कोई तरीका होगा, बैंकिंग में सिस्टम होगा, एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा चैलेंज है। तो इस ढंग के केसेस मैन इन मिडिल में, तो ध्यान रखें। आप जो भी मेल आपके पास आ रहा है, मेल जा रहा है, आपकी सेटिंग्स में चेक करिए, पता लगा आप जो मेल मुझे भेज रहे हैं वो साथ में किसी और को फॉरवर्ड हो रहा है। तो बहुत से तरीके हैं। आपके जो कंप्यूटर एक्सपर्ट जिनके साथ आप काम करते हैं या आपकी टीम जो एएमसी कंप्यूटर देखते हैं, उनसे सीखिए कि कैसे मैं अपने ईमेल को चेक कर सकता हूँ कि कोई मैं ईमेल भेज रहा हूँ, पता लगा कि साथ में फॉरवर्ड किसी और को जा रहा है, एक कॉपी कहीं और मार्क हो रही है, या जो ईमेल आपके पास आया है उसको चेक करना, जिसको स्पूफिंग बोलते हैं। मेरे यहाँ जैसे मैंने ही आपको मेल किया या आपके फैमिली मेंबर ने आपको मेल किया, बहुत से केसेस हमारे पास आज के बड़ा आसान है, इतना आसान है। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सकते, हम और पुलिस ऑफिसर्स या औरों से जब हम केस देखते हैं तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़ी ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई जिसमें कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ आपका मेल आईडी डालना है और मैं उससे मेल कर सकता हूँ आपको, आपके मेल आईडी को नाम यूज करते कर सकता हूँ। तो स्पूफिंग बड़ा आसान है, ध्यान रखें, इंश्योर करें कि कोई मेल आपके पास आया तो बड़ा आसानी से आप उसके हेडर में जाके चेक कर सकते हैं, इसी इजीली उसका पैसेज चेक कर सकते हैं, पाथ चेक कर सकते हैं कि ये ट्रस्टेड मेल मेरे पास है या अनट्रस्टेड है, ध्यान रखें। इसके बाद स्पाईवेयर अटैक में जैसे आपसे डिस्कस किया, आपके फोन है, कोई लिंक आया, लिंक को आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आपका सिस्टम पता लगा हैक हो गया। अब आपका जो भी आप बात कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटीज आपके फोन में हो रही है वो सारी की सारी रिमोटली किसी और के पास जा रही है। अब सबसे बड़ा अटैक जो है आज की तारीख में वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, डॉस अटैक। वो बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। डॉस अटैक में किसी भी टेलीकॉम कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी है या कोई बैंक है या कोई भी आईटी कंपनी है, उस पर अगर किसी सिस्टम पर अटैक किया, यानी कोई भी लेजिटिमेट, जैसे आप कभी अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे या किसी वेबसाइट को आप जा रहे हो, पता लगा वो फ्लडेड किया हुआ है, यानी आप देखते हैं उप समथिंग वेंट रॉन्ग लिखाता है, यानी किसी ने फ्लडेड किया हुआ है, या आप लेजिटिमेट यूजर हैं, आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे, यानी किसी ने उस पर डॉस अटैक किया है। इसका अपडेटेड वर्जन होता है डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी आपके सबके सिस्टम्स को उसने ज़ॉम्बीज बना रखा है, बोटनेट बना रखा है, जिसकी बेस पे वो मल्टीपल अटैक कर रहा है। तो आज की तारीख में जितनी वर्ल्ड की कंपनीज हैं वो सब जरा इसी पे ध्यान दे रही है, डॉस अटैक नहीं हो उन पे, ताकि उनका सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सही चलता रहे। डिपेंडिंग अपॉन क्राइम, विक्टिम कौन है, विक्टिम के हिसाब से अगर समझे क्राइम को, तो तीन तरह के क्राइम का इसका कैटेगराइजेशन होता है कि अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी हम और आपके खिलाफ जनरल वे में पर्सन टू पर्सन है, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ साइबर क्राइम है, अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी के खिलाफ जो क्राइम्स हैं। तो तीन तरह के डिवाइड कर सकते हैं हम साइबर क्राइम को। अगर हम अगेंस्ट इंडिविजुअल देखें तो हेरसमेंट बाय ईमेल, बच्चों को, लेडीज को, सीनियर सिटीजन को आजकल हेरस किया जाता है ईमेल से, साइबर स्टॉकिंग, गर्ल्स को, वुमेन को स्टॉक करना मेल पे या मैसेजेस से, डिसमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, ऑब्सीन कंटेंट अपलोड कर देना, किसी को डिफेम करना आजकल बड़ा आसान है। आजकल कोविड टाइम में एक दूसरे को बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें लोग एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं प्रोफेशनली या गुडविल लॉस कर रहे हैं। अनऑथराइज कंट्रोल एक्सेस, यानी आपके सिस्टम को स्पाईवेयर या स्टॉकवेयर या किसी ढंग से कंट्रोल कर लेना, हैकिंग करके। इंडिसेंट एक्सपोजर, वेबकैम का उपयोग करते हुए इंडिसेंट एक्सपोज करते हैं बच्चे, जैसा आपने दिल्ली का केस देखा था, दिल्ली के स्कूल्स का। ईमेल स्पूफिंग मैंने डिस्कस किया, आपको स्पूफ किया, मेल चीटिंग एंड फ्रॉड डिस्कस करेंगे हम। कंप्यूटर अटैक किया, ट्रांसमिटिंग वायरस अटैक किया, नेट ट्रेसपास, इंटरनेट हैकिंग किया, आईपीआर क्राइम्स वी हैव डिस्कस, इंटरनेट टाइम थेफ्ट केसेस। बहुत से केसेस ये हैं, जैसे मैंने आप कोई व्यक्ति आपके घर आया, कोई व्यक्ति ने आपके सिस्टम को हैक किया, तो हैक तो कर लिया, वो तो हैकिंग हो गया, लेकिन वो आपके इंटरनेट का भी यूज कर रहा है, तो यानी आपके 2 GB पर डे है, अगर वो उसने पूरा डाटा खाली कर दिया तो यानी आपने आपके इंटरनेट टाइम का चोरी कर लिया उसने। तो ये भी बहुत से केसेस हैं। और सेक्सटॉर्शन, ये बहुत बड़ा केस आजकल आ रहा है, सेक्सटॉर्शन, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हम जब केस डिस्कस करेंगे तो बहुत से केसेस हमारे पास नोटिस आए हैं बकायदा, आपके पास भी आएंगे एज ए लॉयर, आपके पास क्लाइंट्स बहुत से ऐसे आएंगे कि साहब किसी फैमिली के पास एक मेल आया कि आपके आपके इस सिस्टम से किसी ने पॉर्न कंटेंट देखा है, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट देखा है, तो ये हमारे पास आपके है। तो बकायदा पुलिस का लोगो यूज कर रहे हैं और पुलिस का ही सिस्टम यूज करते हुए पूरा डिटेल डालते हैं और बकायदा चालान भेज रहे हैं, और चालान भेज के बोल रहे हैं कि इतने पैसे जमा करा दीजिए आपको, ठीक है, पेनल्टी है, और एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं साथ में, ये क्यूआर कोड है, आप अपना चालान, अपनी पेनल्टी इसमें जमा करा दीजिए तो हम आपको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखें, बच्चों, फैमिली मेंबर्स को अवेयर करें कि ऐसा कोई मेल, क्योंकि ये रैंडमली आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई गलत कंटेंट देख रहा है, ऑप्शन कंटेंट देख रहा है या कौन कंटेंट देख रहा है, ये जनरल रैंडमली सबको भेजा जा रहा है।
इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से खिलाफ क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन खिलाफ क्राइम देखें तो किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको वाटर होलिंग अटैक भी कहते हैं, ड्राइव बाय डाउनलोड क्राइम्स भी कहते हैं, कि कंपनी के लिए सिस्टम पे गए, उसको अटैक किया, फिशिंग वेबसाइट भेजी, कंटेंट भेजा और उसको फिर सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लिया। साइबर टेररिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा सबसे बड़ा मीनेस साइबर टेररिज्म का है। आप जानते हैं जितने भी केसेस टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं आजकल साइबर स्पेस में बहुत ज्यादा हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो जितने भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, अब सोसाइटी के खिलाफ जो केसेस आज की तारीख में मैक्सिमम है वो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पॉल्यूटिंग द यूथ थ्रू इंडिसेंट एक्सपोजर का केसेस बहुत है, ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत है, बच्चों को हिप्नोटाइज करते हैं, फिर एक जगह बुलाते हैं, फिर वहां से उनको ट्रैफिकिंग कराते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स है, इलीगल आर्टिकल्स को बेचना बड़ा आसान है क्योंकि सब एनोनिमस है, किसके पास जा रहा है, किसी का मकान का एड्रेस चेंज करके सामान मंगा रहे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग के बहुत से ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स खुल गई हैं, हालांकि आईटी एक्ट में कहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग अपराध नहीं है, गैम्बलिंग एक्ट में ही वो कवर होता है। और फॉर्जरी, डाटा को बड़ा आसानी से वो मॉर्फिंग करके अपलोड कर रहे हैं। जनरल वे में अगर साइबर स्पेस को देखें तो फाइनेंशियल क्राइम्स में मैक्सिमम जितने भी केसेस हैं वो आजकल लॉटरी फ्रॉड्स के बहुत हैं। ये सबसे पुराना नाइजीरियन स्कैम्स बोलते हैं। नाइजीरियन स्कैम्स में सबसे बड़ा लॉटरी फ्रॉड होता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, कस्टम है, बहुत से केसेस हैं, मतलब जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, इतने केसेस इंडिया में आपको मिलेंगे जहाँ लॉटरी फ्रॉड है, या आपके विल का है कि आपको विल करते छोड़ के चले गए, आपके नाम पे इतना 1 करोड़ रुपए का विल कर दिया है और अब हमारे घर में कोई नहीं है, अब हम सारा पैसा आपको दे रहे हैं। लोग इतने विक्टिम हैं कि लोगों ने 20-20, 40-40 लाख रुपए इसमें गवा दिए हैं कस्टम ड्यूटी के लिए, और उनके पास फोन आता है कि सर ये पैसा अटक गया है आपका, 2 करोड़ रुपए हम आपको जब दे पाएंगे जब आप ये कस्टम ड्यूटी देंगे, ये स्टैंप ड्यूटी है। 40-40 लाख रुपए लोगों ने इस लॉटरी फ्रॉड्स में लुटाए हैं। हमारे पास इतने केसेस हैं जिसमें हमें खुद को लगता है कि कितना आसानी से लोग विक्टिमाइज होते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, और बड़े सीनियर सिटीजन सब ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लीज इंश्योर करें, जो रिटायर्ड होते हैं उन पर टारगेट होता है क्योंकि उनके पास एक लमसम अमाउंट आता है, इनके पास पूरा डाटा होता है, ये वहीं फिशिंग अटैक करते हैं। इसके बाद जो फिशिंग है साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने आपसे दिखाया था, वो फिशिंग विशिंग स्पीशिंग होता है जिसमें लॉटरी फ्रॉड्स हैं, जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, बहुत से केसेस हैं। एक स्टेट में 1 दरोगा एक वैकेंसी निकाली, 1 दरोगा मीन फॉरेस्ट गार्ड, तो बड़ी अच्छी वैकेंसी निकाली 1 दरोगा की, लोगों ने अप्लाई किया, उनको बकायदा एग्जाम कराया गया, उन जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने एग्जाम कराया, पैसे लिए, उनको पास किया, इंटरव्यू लिया, उनको नौकरी लगा दी, 5-6 महीने तक 15-15 हजार रुपए सैलरी भी दी, जिसके बेस पे मल्टीपल लोगों ने उसमें अप्लाई किया और एक दिन वो सबके सब भाग गए। तो ये देखिए कितना आसानी से उन्होंने क्राइम किया। क्लिक फ्रॉड्स हैं, बहुत से लोग, नोएडा का अगर आप देखें कॉल सेंटर है, क्लिक फ्रॉड है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स है, एनआरआई स्कैम्स बहुत से हैं, पंजाब के देखिएगा केसेस जितने भी है मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति ने 4-4 शादी की है, शादी किया और सामान लेके भाग गया, एनआरआई दिखाते हुए कि मैं कनाडा में हूँ या यूएस में हूँ। जितने भी, तो इंश्योर करें आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो उसका बेस क्या है, डिटेल क्या है, फिर कैसे अटैक किया, क्या फिशिंग लिंक कौन सा है, ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। जो भी लिंक आया उसका स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं या हम खुद ही विक्टिम है तो हम ध्यान रखें, जो भी हमारे पास लिंक आया, मैसेज आया, उसका स्क्रीनशॉट, उसका एविडेंस हमारे फोन पे सिस्टम में हमेशा प्राइमरी एविडेंस है। उस प्राइमरी एविडेंस को हमेशा संभाल के रखें, प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि वो लेटर ऑन आगे कोर्ट में एड्यूस करने के काम आएगा एज ए प्राइमरी एविडेंस, जो कि हमारे मोबाइल में वो सेव्ड है। बाकी स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट हमेशा ओरिजिनल फोन को प्रिजर्व करके रखिए, दीजिए पुलिस को, इंश्योर करिए पुलिस को दीजिए, क्योंकि वो बड़ा चैलेंज है फोरेंसिक में एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एविडेंस मोबाइल। इसके बाद सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें वेपन्स हैं, वाइल्ड लाइफ के केसेस आए हैं, जिसमें नारकोटिक्स का बहुत ज्यादा केसेस लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बहुत से केसेस नारकोटिक्स के ऑनलाइन में पकड़े हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग हमने डिस्कस किया, आईपीआर हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर पायरेसी ध्यान रखें, साइबर स्क्वैटिंग वी हैव डिस्कस्ड, टाइपर स्क्वैटिंग वी हैव डिस्कस्ड। नाउ साइबर डिफेमेशन, ये बड़ा चैलेंज है। देखिए साइबर डिफेमेशन में प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, एक बड़ा एज ए लॉयर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत केस आएंगे कि सर मेरे को ऑनलाइन इसने धमकी दी है या ऑनलाइन मुझे ये कंटेंट अपलोड कर दिया, तो ये आईटी आएगा नहीं आएगा। इसमें आईटी कोई नहीं आएगा, इसमें सिर्फ प्योरली आईपीसी क्राइम है। देखिए साइबर स्पेस में कोई क्राइम किया वो साइबर क्राइम है, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें आईटी एक्ट है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपका पूरा बहुत बड़ा प्रेशर खत्म हो जाता है। साइबर क्राइम तो है लेकिन ये आईटी एक्ट में कवर नहीं है, ये आईपीसी में कवर है, क्योंकि साइबर स्पेस का उपयोग हुआ है, लेकिन क्राइम जो किया वो आईपीसी में पनिशेबल है। तो 66A पहले डिफेमेशन की बहुत लोग यूज करते थे। 66A श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया तो 66A को,
तो ध्यान रखें कहीं भी 66A पुलिस नहीं लगाए। हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें 66A लगा हो। साइबर डिफेमेशन में प्योरली आईपीसी क्राइम है, आईपीसी में ही मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वो उसने ऑनलाइन ही साइबर डिफेमेशन किया हो। देन कॉर्पोरेट साइबर स्फीयर, कॉर्पोरेट साइबर स्फीयर मींस कंपनीज के बारे में, किसी डायरेक्टर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में भ्रम फैलाना या उसको डेरिवेटरी या डिफेमेटरी कंटेंट अपलोड करना फेसबुक पे, मेल पे या कहीं व्हाट्सएप पे इस कंपनी के बारे में, ये अपने आप में वही डिफेमेशन का पार्ट है, लेकिन टेक्निकली इसको हम कॉर्पोरेट साइबर स्फीयर कहते हैं, जो डिफेमेशन का ही पार्ट है। इसके बाद हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, ध्यान रखें, इंश्योर कर रहे हैं। हैकर्स, देखिए मैंने अगेन वही बता रहा हूँ, उनको सिर्फ वल्नरेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, सिर्फ हैकर्स को एक वो चाहिए अपॉर्चुनिटी की वो आपके सिस्टम में इंक्लूड कर जाए। तो प्लीज इंश्योर करें, ध्यान रखें, सजग रहें, आपके सिस्टम कहाँ पर रखा है, घर पे है। वाईफाई ध्यान रखें, वाईफाई का पासवर्ड रेंडमली 7 दिन के अंदर, मिनिमम 7 डेज आप मान के चलें, 7 दिन होते ही संडे से संडे आप आज मान लें, एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, संडे से संडे मान के चलें आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करें, नेम भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके घर आया, आपने कहा निश्चित जी चलिए आप, मैंने कहा आपको मुझे आपका पासवर्ड चाहिए, आपने कहा ठीक है साहब हॉटस्पॉट यूज कर लीजिए, वाईफाई यूज कर लीजिए, मैंने ले लिया, मेरे सिस्टम में भी आ गया, मैं अगले दिन 3 दिन बाद आपके घर के बस पास में खड़ा हूँ विद इन लिमिट। अब मैं आपके सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, वाईफाई ऑटो कनेक्ट हो चुका है, ऑटो कनेक्ट होते ही मैं कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ या किसी को एक्सटॉर्शन कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस आपका आएगा। आईपी एड्रेस आते ही सबसे पहले पुलिस सबसे पहले हमें ही पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी, भैया ये आईपी एड्रेस आपका है। अब आप बाद में कंफर्म करते रहिए कि कौन सा सिस्टम कनेक्टेड था, क्योंकि बड़ा आसान है मास्किंग करना मशीन को, मैं अपने सिस्टम को मास्क कर सकता हूँ, तो बड़ा चैलेंज है, ध्यान रखें। बच्चों को ध्यान रखें, पासवर्ड्स डायरेक्ट ऑटो कनेक्ट नहीं रखें, अपने जो गैजेट्स हैं आप उसको कर सकते हैं एक बार को, वो भी सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए, सभी सिस्टम को कनेक्ट नहीं रखें क्योंकि मिसयूज होने के चांसेस बहुत है। थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इन्फॉर्म, ध्यान रखें आपकी इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कहाँ रखा हुआ है, कंटेंट किससे कनेक्टेड है। मैंने जैसे बताया 2 फोन रखें, स्मार्टफोन, एक फीचर फोन, जो भी गैजेट्स हैं उसको टेक्नोलॉजिकली देखें, क्या इन्फॉर्मेशन आपने, आप ये मान के चलें जिस फोटोग्राफ को आप क्लिक कर रहे हैं, आप ये मान के चलें कि क्या ये फोटोग्राफ पब्लिक को दिखाने लायक है, अगर वो दिखाने लायक है तो वो अपलोड है तो वो दुनिया की सभी एप्लीकेशंस उसको ले लेती हैं और बाद में उसका मिसयूज होता है। देखिए आज की तारीख में आप नहीं समझ में आ रहा, आपको आने वाले 4 साल 3 साल में आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली बच्चों के फोटोग्राफ है, उनकी लाइक डिसलाइक्स है, आपकी एक्टिविटीज है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, उसके बेस पे आप कंप्यूटर पे जाके टाइप करते हो, उससे पहले वो वर्ड आ जाता है, यानी मशीन लर्निंग जो है, मशीन आपको लर्न कर रही है, उसके बेस पे वो आपकी एक्टिविटीज को सर्च करके वो आपको उसका थॉट देती है। तो ध्यान रखें आने वाले समय में हम, अब मैं बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल रहा हूँ बम बम बोले तो बम भी आ रहा है, विस्फोटक बातें करते तो विस्फोट भी आ गया, एयरपोर्ट बोल दिया, एयरलाइंस बोल दिया, तो ये 4 लाइन को किसी ने जोड़ दिया, बम विस्फोट एयरलाइन, इन चारों आवाज मेरी ही है। सिंथेटिक ऑडियो के केस इंडिया वर्ल्ड में हो चुके हैं, मेरी ही आवाज को लेके एक स्क्रिप्ट बना के कोई अपलोड कर देगा, तो अगर कोई भी मैं सॉफ्टवेयर को फोरेंसिक एनालिसिस भी करेंगे तो मेरी आवाज ही होगी, ये आप मान रहे हैं, फोरेंसिक जो भी सॉफ्टवेयर होगा ये मानेगा यस इनकी ही आवाज है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर आज की डेट में, हम अपना आवाज भी दे चुके हैं, हम अपने थंब इंप्रेशन लोग दे रखे, जिसके बेस पे फोन ऑन कर रहे हैं वो लोग। आधार बहुत सेफ है, आधार सरकार को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखें, मैं आज भी बोल रहा हूँ, सरकार को आपने आधार दिया, सुरक्षित है, सालों लग जाएंगे, वो सिस्टम बहुत सेफ है, लेकिन जो हम आज की तारीख में फोन ऑन ओपन कर रहे हैं उसको हम थंब इंप्रेशन से ओपन कर रहे हैं, सरकार को तो दे नहीं रहे, हम प्राइवेट एप्लीकेशन को दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम अपना फेस रिकॉग्निशन को ओपन करके बैठे हैं, तो फेस भी है, वॉइस भी है, आइरिस भी है, बहुत से लोग आइरिस से ओपन कर रहे हैं, तो आप सारा बायोमेट्रिक्स तो अपने आप दे रहे हैं लोगों को, कंपनीज को। थंब इंप्रेशन सबसे बेस्ट सुरक्षित है, जैसे आप लॉयर, हम सब लॉयर हैं, हम सब जानते हैं कि सबसे सुरक्षित क्या है, कोई मुझे बीच में बताएगा सबसे सुरक्षित क्या चीज है, क्या थंब इंप्रेशन सबसे सुरक्षित है, पासवर्ड सुरक्षित है, या फेस रिकॉग्निशन सुरक्षित है, या उसका आइरिस सबसे सुरक्षित है, कोई बताएगा, अगर कोई बीच में इंटरेक्ट करके बोलना चाहेगा बताएं सबसे सुरक्षित कौन सा सिस्टम है। चलिए मैं बोल देता हूँ, सबसे सुरक्षित पासवर्ड है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि कहीं भी आप बैठे हैं, आपको किसी ने घेर लिया और आपका थंब इंप्रेशन लगाया, आपका फोन ऑन हो गया, आपकी आंखों के आगे लगाया ओपन हो गया, आपके फेस के आगे लगाया ओपन हो गया। पासवर्ड योर आपकी पर्सनल नॉलेज है, पासवर्ड भी पास फ्रेज कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक मिनिमम
8 वैसे कोशिश करें 12 कैरेक्टर का रखें जिसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो, राइट सर, उसमें साइंस हो अलग अलग, मैथमेटिक्स के साइन होते हैं, जस्ट लेमन लैंग्वेज में अपना कम से कम 12 का रखिए आज की तारीख में, ध्यान रखें। इसके बाद ईमेल बॉम्बिंग केसेस आते हैं। ईमेल बॉम्बिंग में किसी को इतना ईमेल करना कि उसका सिस्टम ही क्रैश हो जाए। तो ये ध्यान रखें कि ये नहीं हो कि एक मेल किया उसको 1000 मेल कर दिए, पता लगा उसका सिस्टम ही क्रैश हो गया, क्योंकि ये ओवर फ्लडेड होता है, इसको ईमेल बॉम्बिंग केसेस कहते हैं। डाटा डिडलिंग, किसी सिस्टम में जाके डाटा को छेड़छाड़ कर देना जबकि आपको अथॉरिटी नहीं है, विदाउट अथॉरिटी आप किसी के सिस्टम में जाके अगर अगर उसको छेड़छाड़ करते हैं, उसको डाटा डिडलिंग केसेस बोलते हैं हम लोग। वायरस हम सब जानते हैं, आज की तारीख में हम परेशान है उसी वायरस, कोरोना वायरस से हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन इंटरनेट वर्ल्ड पर वायरस सर डेली इतने वायरस बन रहे हैं, जितने वायरस मेलवियर्स ट्रोजन्स हैं। प्लीज अपने एंटीवायरस को संभाल कर रखें, एंटीवायरस रखें, सिस्टम को इंश्योर करें, एक्टिविटीज वॉच करें, कहाँ पर बैटरी क्या सिस्टम है, कहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग क्या चीज हो रही है, हर चीज को ध्यान रखें। सिस्टम नहीं है क्लोज कर दें, बंद करके रखें, शटडाउन रखें, उनके माइक्रोफोन, कैमरा सेटिंग्स, लोकेशन सबको चेक करके रखें। इसके बाद सलामी अटैक एक बड़ा केस था जिसपे एक बैंक एम्प्लॉय ने क्या किया, अपने सिस्टम पे जाके एक सॉफ्टवेयर यूज किया और सबके अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे कट रहे थे, राउंड ऑफ पैसे कट रहे थे और वो सब एक उस एम्प्लॉय के अकाउंट में जा रहे थे। तो ये भी अपने आप में एक सलामी अटैक है। तो आप भी इंश्योर करें, ध्यान रखें। जो भी एक सबसे बड़ी आदत होगी हमारी, हम व्हाट्सएप देखते हैं, हम एसएमएस नहीं देखते, ये बड़ा चैलेंज है। आपके अकाउंट से बहुत से केसेस हमारे पास है। देखिए 2017 का एक नोटिफिकेशन है 6 जुलाई 2017 का, जिसमें अगर किसी के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर बैंक के पास जाके इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। एक डीसीएफ फॉर्म बना है, डिस्प्यूट क्लेम फॉर्म, ताकि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए बैंक आपको पैसा पूरा वापस देगा। लेकिन अगर आपने ओटीपी शेयर किया तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इंश्योर करें आपके अकाउंट से कितने पैसे निकल रहे हैं, क्या आपने वो ट्रांजेक्शन किया नहीं किया, उसका एक टाइम लिमिट है। हालांकि बैंक आपको इमीडिएट मेल मैसेज करता है जिसमें एक नंबर भी लिखा होता है, क्या आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। एक बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आए जिनके अकाउंट से, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए हैं और लोगों ने क्या किया है, उस कार्ड के पीछे जो कॉल सेंटर नंबर है उस पर नंबर नहीं किया, उन्होंने गूगल पे गए और गूगल पे जाके उस बैंक का उन्होंने कॉल सेंटर नंबर पे फोन किया। अब पहले तो पैसे निकल चुके हैं 5-6 लाख रुपए, उसके बाद जो कॉल सेंटर, जो गूगल पे कॉल सेंटर नंबर मिला है उसको फोन किया, उसने कहा कि आप हमें कार्ड नंबर बताओ, सीवीवी कोड बताओ, एक्सपायरी डेट बताओ, उसके पैसे आ रहे निकल गए। तो यानी दो जगह दो हैकर ने पैसे निकाल लिए। तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें, कार्ड है, कार्ड के पीछे अपने कस्टमर केयर नंबर है, उसी पे करें, गूगल पे जाके सर्च नहीं करें। अपने आपके पास फोन में ऐप है, उस ऐप में अपना करें, लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाके उसको मेल करें, ये ध्यान रखें। ट्रोजन सबसे ज्यादा जैसे वायरस है, ऐसे ट्रोजन होते हैं जो इनसाइड बिहाइंड द वॉल काम करते हैं। ये भी अपने आप में ट्रोजन है। बहुत से केसेस हमारे पास ट्रोजन के हैं, डिस्कस करेंगे। रिमोट एक्सेस ट्रोजन हम डिस्कस करेंगे जब आईटी पढ़ेंगे। की लॉगर्स, बहुत से सिस्टम है, मेलवेयर्स ऐसे आते हैं कि आपके सिस्टम में डाल दिया, पेन ड्राइव लगाया या कोई लिंक आपने क्लिक किया, तो जो भी आप टाइप कर रहे हैं, वो सारा डाटा रिमोटली हैकर के पास जा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट वी हैव डिस्कस कि आपकी आइडेंटिटी चुराना, आपका डाटा चुराना, आपके सिस्टम से क्रेडिट कार्ड डाटा डिटेल लेना। स्पूफिंग हमने डिस्कस कर लिया कि आपको ही, आप मेरे ही, आपके रिलेटिव के ही नंबर से आपके पास फोन आ रहा है, आपके रिलेटिव के मेल से आपके पास मेल आ रहा है। तो ध्यान रखें, स्पूफिंग बहुत चैलेंजेस है। आपको आपके रिलेटिव के नंबर से फोन आ रहा है तो ध्यान रखें, इंश्योर करें कि हो सकता है वो स्पूफिंग कॉल तो नहीं है। इसके बाद जो बाकी के फ्रॉड्स हैं उसमें देखें तो बैंकिंग फ्रॉड्स आते हैं, बिटकॉइन एमएलएम, बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो बिटकॉइन एमएलएम है, लोगों ने बिटकॉइन परचेज किए, कहा कि ये आप और महीने के महीने आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रॉड टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स के फ्रॉड्स आते हैं, काउंटर फिटिंग करेंसी के आते हैं, फॉल्स कंपनीज बना के उन्होंने केस किए, एडवर्टाइजिंग, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बहुत से, फॉल्स बिलिंग बना रखे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं, मैरिज फ्रॉड जो हमने डिस्कस किया, टैक्स फ्रॉड्स, बहुत से टैक्स इन्वेजन हमारे पास केसेस हैं जिसमें कंपनीज का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया और बाद में सामान किसी और हेड पे बेचा गया। सोशल मीडिया फ्रॉड, आज की तारीख में आप सब जानते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड सबसे ज्यादा चैलेंज है हमारे पास आज की डेट में। सिंपैथी फ्रॉड्स, आपसे सिंपैथी लेंगे कि बीमार हो गया बच्चा या फैमिली मेंबर में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या सीनियर सिटीजन है, या हॉस्पिटल में एडमिट है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, इसके बेस पे बहुत से पैसे फ्रॉड्स हैं। रोमांस फ्रॉड है, बहुत से बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हमारे पास केसेज हैं जिसमें सीनियर सिटीजन तक इन्वॉल्व है, जहां उन्होंने पैसे फॉरनर्स को दे दिए। तो नाइजीरियन फ्रॉड्स हैं, वो स्टॉकिंग, बच्चों लड़कियों को, वुमेन को वो स्टॉकिंग करना, बच्चों को बुलिंग करना, उनको परेशान करना, हैरस करना। ध्यान रखें, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं,
कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उनकी आपके सिस्टम में पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास अलर्ट आ जाना चाहिए आपके मोबाइल पे कि क्या बच्चा क्या देख रहा है। बहुत से तरीके हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, वो आप गूगल प्ले से सेफ सिक्योरली डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, बच्चों की सेफ्टी के लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद OTP है, ATM। ध्यान रखें, आप एक ध्यान रखें, सिम स्वैप केसेस हमारे पास बहुत हैं। एक केस मेरे पास 68 लाख रुपए का सिम स्वैप का केस, इसमें हमने लगभग 44 लाख रुपए हमने हमारे हमारे कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है सर, हमारी पुलिस का बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं सहयोग किया, जिसके बेस पे 44 लाख रुपए हमने 68 लाख में से वापस प्राप्त किए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। ध्यान रखें, सिम स्वैप में, सिम स्वैप केसेस जैसे होते हैं कि आपका बैठे हैं और आपका फोन बंद हो चुका है, इसका मतलब किसी ने आपका सिम कार्ड स्वैप करके ले लिया है। अब उसके पास सिम चला गया है, उसके पास पूरा डाटा है आपका पास, वो कस्टमर आईडी उसके पास है, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा, OTP उसके पास जाएगा। तो ये बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिसके बेस पे हम क्रिमिनल केस फाइल करते हैं। OTP फ्रॉड, एक ध्यान रखें, आप जितने भी, अब हालांकि RBI ने स्टार्ट किया अभी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को डिसेबल करके रखें। देखिए जितने भी OTP आएंगे, आप सोचते हैं मेरे पास बहुत से केसेस आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें क्लाइंट ने कहा कि सर मैंने तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करी और मेरे पास कोई OTP भी नहीं आया। तो OTP वो कौन से केसेस में नहीं आएंगे जहां वो इंटरनेशनल हैकर्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप आज एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन, आप भी ध्यान रखें, आप जाके अपने बैंक को बोले ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से कि डिसेबल माय इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। हालांकि RBI ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आप इंश्योर कर लें, लिमिट तय कर लें अपनी, एक दिन में इतनी लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकल सकता। ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एक ही पासवर्ड हमारे सारे बैंक डिटेल्स में है, मोबाइल से लेके सभी जगह हमने एक पासवर्ड डाल रखा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डिवाइस का पासवर्ड और अंदर एप्लीकेशन का पासवर्ड ध्यान रखें, और 2 वे ऑथेंटिकेशन ध्यान रखें, व्हाट्सएप है और भी एप्लीकेशन है, उस सब में आप 2 वे ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करके रखें। डेबिट कार्ड कोडिंग, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, शोल्डर सर्फिंग है, मशीन्स को आप यूज कर रहे हैं, ध्यान रखें, सिनेमा हॉल्स में, अदर प्लेसेस में ध्यान रखें, कैसे कार्ड को अपने सामने रखिए, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कार्ड की मशीन अपने सामने दीजिए, उसको मत दीजिए, अपने सामने कार्ड देखिए, कार्ड को रखा के पिन ध्यान से डालें। बहुत सी मशीन आ चुकी है सर, बड़ा मुश्किल है, तो कार्ड इंश्योर करके रखें, प्रीपेड कार्ड आजकल आ चुके हैं, वो यूज करें। और और पासवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, पास फ्रेज अल्फा न्यूमेरिक यूज करें, मिनिमम 12 कैरेक्टर का यूज करें। अब सोशल ट्रोलिंग आजकल ध्यान रखें, ऑनलाइन हम लोग सब लोग हैं आजकल, सब लोग घर पे ही हैं, सोशल मीडिया पे सब मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे सोच समझ के मैसेज करें। देखिए सर, एक बार मैसेज चला गया, किसी कम्युनिटी के बारे में बोल दिया, किसी के बारे में बोल दिया, वो अपने आप में एन नंबर ऑफ जगह में जाके रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बेस पे पुलिस बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन बन जाता है, केस बन जाता है। इसका बहुत मुश्किल है केस को सॉल्व करना। ध्यान रखें, हेट स्पीच का ध्यान रखें, आपके एज एडमिन आप हो या आपके ग्रुप में कोई हेट स्पीच कर रहा है, इंश्योर करें। र्यूमर्स हैं, ध्यान रखें, डिफेमेशन कोई कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को डिसओबे कर रहा है, और जो भी केसेस आपके पास आते हैं उनको ध्यान रखें। बहुत से केसेस आएंगे जिसमें व्हाट्सएप पे कोई ऑप्शन कंटेंट अपलोड कर दिया। देखिए पॉक्सो एक्ट जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे, हालांकि यही डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखें, कोई भी अगर चाइल्ड पॉर्न कंटेंट अगर आपके पास किसी ने भेजा है, तो दो चीजें हैं, जिसने भेजा वो तो है ही बुक, बाकी अगर पॉक्सो पे जाएंगे आप सेक्शन 15(1) में देखेंगे, तो अगर आपके पास किसी ने चाइल्ड पॉर्न कंटेंट भेजा है और आपके पास सिस्टम में है, तो आपकी दो ड्यूटी है। पहले तो उसको डिलीट करेंगे ग्रुप से, आप सिस्टम से डिलीट करेंगे, उसको प्रिजर्व रखेंगे इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए, राइट सर, ग्रुप से आप डिलीट करें, और साथ में आप पुलिस को, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएट कि ये मेरे सिस्टम पे या हमारे ग्रुप में या ये चाइल्ड पॉर्न कंटेंट किसी ने अपलोड किया है। अगर किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो 15(1) में लाइबिलिटी बनती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग कहते हैं लाइबिलिटी नहीं आती, लाइबिलिटी है, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट में लाइबिलिटी सीधा है। प्लीज ध्यान रखें, आगे हम और डिस्कस करेंगे। RBI गाइडलाइन जैसे मैंने डिस्कस किया था, 6 जुलाई 2017 का एक इसमें लॉ है, जिसके बेस पे हम 72 घंटे के अंदर अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो आप जाके रिपोर्ट करा सकते हैं, बैंक को एक FIR कराएं। cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कोई भी कहीं भी साइबर क्राइम होता है, रात आप कहीं ऐसी जगह जहां पुलिस को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, न्यायालय में नहीं आ सकते कंप्लेंट के लिए टीम में, तो आप सीधा cybercrime.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करिए, अपना डिटेल दीजिए, कोई आपको ऑब्ससीन कंटेंट भेजा है, किसी ने आपको डेफेमेटरी कंटेंट भेजा है, कैसे भी थ्रेटनिंग है या रैंसमवेयर है या कुछ भी अटैक हुआ है, कोई भी साइबर क्राइम है, आप cybercrime.gov.in, भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम है, आप जाके उसमें लॉगिन करिए, अपना डिटेल अपलोड कीजिए, अपने आप आपके पास
सक्षम अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आएगा, उस पर डिटेल आ जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है कि आपका केस कहाँ पर पहुंचा, कौन आपका आयो है, और बाकी जाके फिजिकली आप वहाँ जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सिविल केसेस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आईटी एडजुडिकेशन। 50 करोड़ तक का केस आईटी एक्ट में हमारे जो आईटी सेक्रेटरी राजस्थान के उनके पास पावर है। बाकी कंज्यूमर केस आप फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस में हम जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल और कंप्लेंट और कॉग्निजेबल में एफआईआर करेंगे। मैक्सिमम आईटी एक्ट के केसेस जो हैं वो आपके कॉग्निजेबल है। अब हम जो पार्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम आईटी एक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। 17 अक्टूबर 2000 से इंडिया में आईटी एक्ट एप्लीकेबल है। इंडिया 12th नेशन था जिसने आईटी एक्ट को इंडिया में बनाया था। वर्ल्ड में 12th नेशन था इंडिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को प्रमोट करना और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, हैश वैल्यू है, हैशिंग फंक्शंस हैं, वो सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए। तो जस्ट और उसके बाद 2008 में इसको अमेंड किया गया मुंबई अटैक के जस्ट बाद, और ये लागू हुआ 27 अक्टूबर 2009। अमेंडमेंट 2008 बोलते हैं आईटी एक्ट का, लागू कब से हुआ? 27 अक्टूबर 2009 से। इसका मेन फोकस था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो अमेंडमेंट है उसका मेन फोकस था डाटा प्राइवेसी का, उसके लिए प्रावधान किए गए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रावधान किए गए, साइबर कैफे के रूल्स बनाए गए। देखिए, जितने भी केसेस हमारे हुए थे, आपको ध्यान हो टेररिज्म के, साइबर टेररिज्म के केसेस हुए थे जिसमें मेल बॉम्ब से पहले बाद में मेल आया साइबर कैफे से, लेकिन साइबर कैफे के रूल्स नहीं थे हमारे यहाँ। जब वो पुलिस पहुंची, एनफोर्समेंट पहुंचा, तो वहां डाटा नहीं था। तो 2009 में रूल्स बनाए गए, साइबर कैफे रूल्स की। जो भी साइबर कैफे है, अगर वहां कोई इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो उसको 1 साल तक का डाटा मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर को न्यूट्रल, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल किया गया। कंपनीज, कॉर्पोरेट, इंटरमीडिएरीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इंजन्स के लॉ बनाए गए। इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म को जोड़ा गया और इंस्पेक्टर के पास पावर आई इन्वेस्टिगेशन। देखिए, आईटी एक्ट ध्यान रखिए, आईटी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन की पावर इंस्पेक्टर्स या उनसे ऊपर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट आईटी एक्ट मैटर्स, क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है शैल इन्वेस्टिगेट। तो शैल हम जब जानते हैं लॉ में क्या है, इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट में ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्टर ही या उनसे ऊपर के अधिकारी ही आईटी एक्ट के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आईटी एक्ट में 2 पार्ट हैं, सिविल केसेस में आईटी एक्ट में आते हैं और आपके क्रिमिनल केसेस भी आईटी एक्ट में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आईटी एक्ट का एक सेक्शन है वो है सेक्शन 43। 43 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने के लिए जब भी आप फ्री हो तो आईटी एक्ट खोल के सेक्शन 43, इसको हम क्योंकि समय के हिसाब से मैं शॉर्ट में इसको आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो, जैसे मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का ओनर हूँ और मनीष जी इस वक्त इंचार्ज हैं, तो मैं ओनर हूँ, मनीष सर इंचार्ज हैं, हमारे दोनों की परमिशन के बिना किसी भी व्यक्ति ने अगर 43A किया, यानी एक्सेस, सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, तो किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का मैं ओनर हूँ, मनीष जी इंचार्ज हैं, हम दोनों की परमिशन के बिना किसी व्यक्ति ने इसको फिजिकली एक्सेस कर लिया या रिमोटली एक्सेस कर लिया, यानी यहाँ आए, मेरे ऑफिस में आया कोई व्यक्ति और मेरे सिस्टम को एक्सेस कर लिया या मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर लिया या मेरे रिसोर्स को एक्सेस कर लिया फिजिकली, या इसको हैक कर लिया रिमोटली कोई लिंक डाल के, तो रिमोटली फिजिकली किसी के सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस करना, यानी हैकिंग का सेक्शन ही 43 स्मॉल है। इसके बाद आता है 43B कि कोई व्यक्ति वही अगेन ओनर इंचार्ज की परमिशन के बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके उसके सिस्टम को एक्सेस करके डाउनलोड कर लेता है कॉपी, पेन ड्राइव से डाटा निकाल लेता है, ईमेल से डाटा ट्रांसफर कर लेता है, ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर लेता है, किसी भी तरीके से किसी के सिस्टम से जाके डाटा चुराना। तो सेकंड पार्ट में 43B में वो कवर होते हैं। सी कहता है कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके बिना ओनर इंचार्ज की परमिशन के वायरस इंसर्ट करता है, इंट्रूजन ऑफ वायरस कॉन्टामिनेंट। तो जैसे कोई व्यक्ति आया, मेरी और मनीष जी की परमिशन के बिना एंटर कर गया, एक्सेस कर लिया सिस्टम को, उसमें पेन ड्राइव लगा के डाटा लगा गया, पेन ड्राइव लेके डाटा भी ले गया और साथ में पेन ड्राइव से मेरे सिस्टम में वायरस भी आ गए, या मुझे कोई एक लिंक भेजा फिशिंग या विशिंग या स्पिशिंग से, और जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया मेरे सिस्टम में वायरस आ गया। तो किसी भी ढंग का वायरस अगर आता है तो आईटी एक्ट में 43C में वो कवर होता है। 43D में कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क अगर आपका डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो हम उसको 43D में कवर करते हैं। इसके बाद आता है 43E रुकावट। कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में अगेन ओनर इंचार्ज की परमिशन के बिना उस सिस्टम को गतिरोध उत्पन्न करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, जिससे वो सिस्टम हैक पूरा मतलब हैंग हो जाता है, टेम्परेरीली हैंग हो जाता है, तो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम सेक्शन 43E में कवर करते हैं। इसके बाद आता है 43F जिसको हम बोलते हैं डॉस अटैक, जो हमने डिस्कस किया था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डॉस अटैक वाले जो केसेस हैं उसको हम सेक्शन 43F में कवर करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 43G, कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को ऐसे
करता है, फैसिलिटेट करता है कि आइए और इसको एक्सेस करिए सिस्टम को अनऑथराइजली। जैसे आपको जानो, हमारे पुलिस का एग्जाम हुआ था जिसमें इंटरनेट बाद में बंद भी हुए थे। तो पुलिस के एग्जाम, एक यूपी पुलिस का मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बड़ा अच्छा केस यूपी पुलिस ने सबसे पहले क्रैक किया था। उसमें यूपी पुलिस के एग्जाम की भर्ती थी और दो प्रतिभागी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो प्रतिभागी आए और उन्होंने ऑनलाइन सेंटर में पहले ही रैकी की और मिली उनसे और उनको उनके साथ थोड़ा जान पहचान कर ली। उसके बाद जो व्यक्ति था, जो एडमिन था वहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का जो हेड था, जिसका ऑनलाइन सिस्टम था वहाँ पर, उसने क्या किया, दो कंप्यूटर्स में रिमोट एक्सेस ट्रोजन डाल दिया, रैट जिसको हम ट्रोजन बोलते हैं। जब उसने वो ट्रोजन डाल दिए तो जब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ तो रिमोटली उन दो व्यक्ति को जो कंप्यूटर्स थे वो रिमोटली वो कनेक्टेड थे इनसे, जो रिमोटली उनको हेल्प कर रहे थे पेपर सॉल्व करने में। तो उनके पास वो पूरा मॉनिटर, कंप्यूटर सिस्टम का मॉनिटर उनके कंट्रोल में आ गया, पेपर सारे उन्होंने सॉल्व किए, वो सिर्फ माउस हिलाते रहे। उसके बाद जब ये केस यूपी पुलिस ने खोला, नोएडा पुलिस ने बहुत अच्छे से केस इसको सॉल्व किया और उन्होंने इसको क्रैक किया। उसके बाद उन्होंने एविडेंस चेक किए कि पूरा डिटेल मिला, तो जिस व्यक्ति ने उनकी हेल्प करी वो कहाँ बुक हो रहा है, 43G में, और जो व्यक्ति उनकी हेल्प कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं ऑनलाइन वो 43A और 43B में, क्योंकि डेटा भी ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में जाके आपके वाईफाई को हैक करके आपके वाईफाई का डाटा यूज कर रहा है, तो हम उसको कहाँ कवर करते हैं, 43H में। उसके बाद आता है 43I, कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में जाके आपके नेटवर्क में जाके आपके डाटा को, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है या उसमें छेड़छाड़ कर देता है, जिससे उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है, यानी उसकी उपयोगिता ही खत्म उस डाटा या इंफॉर्मेशन की, तो हम उसको 43I में कवर करते हैं। 43J कहता है कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क जाके बिना ओनर इंचार्ज की परमिशन के किसी के सोर्स कोड को चुरा लेता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, कंप्यूटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट में दिया हुआ है। अगर आप लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम है, कंप्यूटर कमांड है, प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स है, तो ये सारी चीजें सोर्स कोड का अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई आईटी कंपनीज है आपके वहां पर, बहुत सी कंपनीज आईटी वाले, जिनके किसी ने सोर्स कोड चुरा लिया, तो सोर्स कोड जहां भी आता है 43J में इसको हम कवर करते हैं। ये जो हमने ABCDEFGHIJ पढ़े, ये 43 सेक्शन में दिए हुए हैं, 10 सब सेक्शन है। इसमें अगर 5 करोड़ तक का नुकसान होता है तो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हम मनी रिकवरी के लिए। तो 5 करोड़ तक का कोई केस है तो हमारे आईटी सेक्रेटरी जो है, आईटी हेड जो आईटी आईएस है, आईटी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट है, उनके पास इसकी पावर है एडजुडिकेशन की। आईटी एक्ट में 5 करोड़ तक का अगर कंपनसेशन है तो 5 करोड़ की कोर्ट फीस निर्धारित की हुई है, उसमें एक स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग जमा कराएंगे फीस और हम फाइल कर सकते हैं केस। 5 करोड़ से ऊपर माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास केस फाइल करेंगे, हाईकोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ये तो हो गया। और यही ABCDEFGHIJ किसी व्यक्ति ने अगर बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक किया, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर जाके उसको मेरे सिस्टम को हैक कर लिया, हैक करके डाटा निकाल लिया, तो यानी 66 आएगा उसके साथ। 66 क्योंकि आया, क्योंकि उसने मेरे सिस्टम को डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली हैक किया है। तो 66 साथ में मेन सेक्शन आएगा क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली मेरे सिस्टम को एक्सेस किया। तो धारा 66 43 के साथ सहपटनी है, तो 66 के साथ ही 43 ABCDEFGHIJ आएंगे, जहां किसी व्यक्ति ने 43 में जो दिए हुए क्राइम ऑफेंसेस हैं, कॉन्ट्रावेंशन जिनको हम टॉर्ट भी बोलते हैं, किसी व्यक्ति ने किए तो हम डैमेजेस के लिए जाएंगे, सिविल केस करेंगे। और क्रिमिनल केस करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक ये किया है, तो धारा 66 लगेगा। धारा 65 करता है कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर जाके उसको टैंपर कर देता है, जबकि कानून ने कहा है कि उसको आप एज इट इज रखेंगे, तो धारा 65 में वो केस कवर होता है। धारा 64 कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में गया, वहां से डाटा चुरा के मुझे दे देता है और मैंने उसको बेईमानी पूर्वक प्राप्त किया, जो हमारी 411 आईपीसी है, सेम हमारा आईटी एक्ट में 66B है कि कोई व्यक्ति चुराया हुआ डेटाबेस लेके आ गया, कंप्यूटर इवन कम्युनिकेशन डिवाइस भी लेके आ गया, यहाँ कम्युनिकेशन डिवाइस भी दिया हुआ है, कंप्यूटर रिसोर्स, ये दोनों में से कोई भी चीज लेके कोई व्यक्ति चुराया हुआ प्राप्त करता है तो वो 66B में कवर होता है। इसके बाद आता है 66C, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन फीचर, पासवर्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का, पासवर्ड का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज करता है, आपका डेबिट कार्ड का पिन यूज कर लिया, आपके याहू का पासवर्ड यूज कर लिया, आपके बायोमेट्रिक्स का जो आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं जो आपके हैं वो यूज कर लिया, तो आइडेंटिफिकेशन में 66C में उसको कवर करते हैं। फिर आता है प्रतिरूपण द्वारा छल, जो हम देखते हैं लेकिन कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करते हुए, तो प्रतिरूपण द्वारा छल कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करते हुए 66D। सब ज्यादा केसेस फिशिंग के यही होते हैं, जो हमने फिशिंग और फिशिंग डिस्कस किया था उसमें 66D ही है,
कि कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या टेलीकॉम कंपनी से बोल रहा हूँ और आपसे डाटा ले लेता है, उसको हम 66D में कवर करते हैं। फिर आता है वॉल्यूशन ऑफ बॉडी प्राइवेसी 66E। देखिए आईपीसी में हम 354 पढ़ते हैं, जहाँ एक मेल फीमेल का प्राइवेट कंटेंट कैप्चर करता है, तो उसमें कवर होता है। यहाँ पर बॉडी प्राइवेसी मींस कोई मेल फीमेल का या फीमेल मेल का अगर प्राइवेट पार्ट के कोई रिकॉर्ड कैप्चर कर लेता है, पब्लिश करता है या ट्रांसफर करता है, सीपीटी दिया हुआ है, कैप्चर पब्लिश ट्रांसमिट। तो कोई भी व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल दूसरे व्यक्ति का बिना उसकी परमिशन कंसेंट के उसके प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक ट्रांसमिट या पब्लिश करता है। खाली कैप्चर कर लिया, मोबाइल लिया और प्राइवेट पार्ट रिकॉर्ड कर लिए बिना उसकी कंसेंट के, 66 आ गया। पता लगा जब लड़की ने शिकायत करी कि साहब मुझे ये ब्लैकमेल, ऐसे बहुत लगे कि लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो एक्सटॉर्शन के साथ 66E भी आएगा, क्योंकि उसने उसकी परमिशन के बिना उसका प्राइवेट पार्ट का कंटेंट रिकॉर्ड किया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है साइबर टेररिज्म 66F। कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके उसमें उसको कंप्यूटर रिसोर्स को या डॉस अटैक करके या किसी भी ढंग से अनऑथराइज एक्सेस करके या एक्सीड करके अनऑथराइज एक्सेस या कंप्यूटर वायरस डाल के ऐसा अटैक करता है जिससे देश की सुरक्षा अखंडता पे इफेक्ट पड़ता है। इसमें ये डिफेमेशन की अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक ऑर्डर भी दिया हुआ है, बहुत बड़ा इशू है, इसकी आजीवन कारावास है, सेशन ट्रायल है। अभी तक जो केसेस डिस्कस किए थे वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, 3 साल तक की सजा है। ये यहाँ आके ये सेशन ट्रायल में कवर होता है 66F, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 है, 67B। 67 कहता है कोई भी ऑब्ससीन कंटेंट किसी व्यक्ति ने पब्लिश या ट्रांसमिट कर दिया। ऑब्ससीन वही 292 वाला पार्ट है, अगर डेफिनेशन का है टू एन इंटरेस्ट, राइट सर। तो कोई भी जो मींस जिसको कंटेंट को देखते ही अगर किसी के मन में कामुक भावना आती है, वो कंटेंट 67 में है, वेलेबल ऑफेंस है। जैसे ही 67 आ गया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। 67 नॉन वेलेबल आ जाता है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, वो ऑब्ससीन कंटेंट आ गया। यहाँ अगर कहीं सेक्स करता हुआ कंटेंट, जैसे हम पॉर्न कंटेंट बोलते हैं जिसको हम अगर जनरल टेक्निकल लैंग्वेज में, हालांकि पॉर्न वर्ड हमारे आईटी एक्ट में नहीं है, हमारे यहाँ सीधा वर्ड दिया है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। जहाँ सेक्स करता हुआ कंटेंट है यानी पॉर्न कंटेंट है, अगर वो किसी ने ट्रांसमिट या पब्लिश कर दिया तो हम उसको 67A में बुक करेंगे, नॉन अवेलेबल है। ध्यान रखें, पब्लिशिंग फॉर और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। किसी व्यक्ति ने चाइल्ड पोर्न कंटेंट को ट्रांसमिट, पब्लिश या डाउनलोड या ब्राउज, यानी किसी ने अगर गूगल पर बैठा है और उसने childsex.com या बच्चों के बारे में कोई भी ऐसा पोर्न कंटेंट जो चाइल्ड पोर्न से रिलेटेड है, चाइल्ड पोर्न कंटेंट अगर देखा भी है, वही अपने आप में अपराध है। और आप ध्यान रखें, हमारे पास बहुत से केसेस आ चुके हैं, जयपुर में भी आए हैं, और स्टेट्स में भी केसेस हैं, जहां पर आज की तारीख में जो व्यक्ति घर पे बैठा हुआ ऑनलाइन कोई भी चाइल्ड पोर्न कंटेंट देख रहा है, एमएचए विद इंटरनेशनल कुछ है एजेंसीज हैं जिसको हम टिप लाइन बोलते हैं, वो उस व्यक्ति का आईपी एड्रेस कैच करके एमएचए को देती है, एमएचए स्टेट पुलिस को देती है, स्टेट पुलिस फिर उसका पूरा डिटेल लेके उसको अरेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत से केसेस आए, महाराष्ट्र में, दिल्ली में बहुत केसेस दर्ज हो चुके हैं, जहां पर जो व्यक्ति आज की तारीख में चाइल्ड पोर्न कंटेंट देख रहा है उसका सारा डाटा शेयर है। ऑनलाइन पेट्रोलिंग पुलिस एजेंसीज हैं जो इसको कैच करती हैं। तो ये अपने आप में ध्यान रखें, कोई आपके वाईफाई का मिसयूज नहीं कर रहा हो, पता लगा आपका वाईफाई ओपन है और किसी ने उस कंटेंट को देखा है, आपका आईपी एड्रेस जाएगा। प्लीज इंश्योर करें आज ही जाते ही इस सेशन के बाद अपने जितने भी वाईफाई हैं, मोबाइल्स हैं, हॉटस्पॉट हैं, ध्यान रखें, अपने सबके पासवर्ड चेंज करें, इंश्योर करें संडे आते ही चेंज कर दें, इंश्योर करें आपका कोई कनेक्टेड तो नहीं है, उससे ऑटो कनेक्ट समझिए, और राउटर्स को चेक करें, राउटर कोई हैक तो नहीं है, राउटर्स को हमेशा ध्यान रखें। ये बहुत से चैलेंज है। और 67B में ध्यान रखें, कोई भी ऐसा क्राइम, अगर कोई ऑब्ससीन कंटेंट कोई व्हाट्सएप पे कोई शेयर कर रहा है, सीधा इन्फॉर्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को करें, तुरंत प्रभाव से cybercrime.gov.in को आप मेल कर सकते हैं, आप सीधा लोकल पुलिस को, आप सीधा, आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जैसे ही आपके पास आया तो आपको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है अथॉरिटी को। इसके बाद प्रिजर्वेशन है, बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज को या बैंक्स को बोल रखा है, इवन जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, साइबर कैफे को बोल रखा है कि आपको कुछ डाटा प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। देखिए जैसे बहुत से केसेस आए, हमने प्राइमरी ले लिया एविडेंस के टाइम पे और पता लगा प्राइमरी प्रिजर्व्ड ही नहीं है, सेकेंडरी लिया था उसको हमने, तो हमारे पास 1 साल तक या गवर्नमेंट के हिसाब से या नोटिफिकेशन या रिन्यूअल डालते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की इस डाटा को आप
प्रिजर्व करके रखी है। तो ये बड़ा काम आता है जब हमारे एविडेंस स्टेज आती है या कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है कि प्राइमरी प्रिजर्व है या नहीं। उसके बाद सरकार के पास पावर है, ये अथॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, जो बहुत से जजमेंट्स में भी उनको अपहेल्ड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है कि यस, देश की सुरक्षा, पब्लिक इमरजेंसी के लिए आप किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को, रिसोर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद 69A है, कोई भी कंटेंट, ध्यान रखें आपका कोई क्लाइंट है या हमारा कोई फैमिली मेंबर है जिसका कोई कंटेंट, किसी ने गंदा कंटेंट या डेरिवेटिव डिफेमेटरी कंटेंट किसी ने यूट्यूब या फेसबुक पे या कहीं अपलोड किया, तो आपके पास वही पावर है, आप जाके कोर्ट में जाके इंजंक्शन सूट फाइल करके ले सकते हैं स्टे, और प्लस उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ भी ऑर्डर ले सकते हैं कि इस कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। आप डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकते हैं, cybercrime.gov.in पे वेब डिटेल अपलोड कर सकते हैं, तो MHA सरकार, गवर्नमेंट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सीधा पुलिस आपकी सहायता करते हुए नोटिस भेजेगी उस पब्लिक उस इंटरमीडियरी को, सर्च इंजन को, कि उस कंटेंट को रिमूव करे। 36 घंटे के अंदर उसको हटाना मैंडेटरी है नोटिस प्राप्त होने के। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के पर्पज पर ट्रैफिक जो डाटा है आपका, वो गवर्नमेंट ले सकती है, जो जो एजेंसीज हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं। कोई भी प्रोटेक्टेड सिस्टम है, देखिए कोई भी भारत सरकार ने किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, जैसे UIDI है, आधार है, देखिए आधार को किसी, जैसे आधार के डाटा को कोई व्यक्ति अगर कोशिश करेगा अनऑथराइजली अटेम्प्ट, अगर खाली प्रयास भी करेगा उसको हैक करने का, तो 10 साल की सजा है। सिंपल है, हैकिंग की सजा धारा 66 में 3 साल है। लेकिन अगर किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को सुरक्षित सिस्टम घोषित किया हुआ है, तो अगर किसी ने उसको प्रयास भी किया तो 10 साल की सजा है। अटेम्प्ट, हैक तो ही, बाकी ध्यान रखिएगा। और धारा 71, 73 और 74, ये 3 धाराएं हैं जो डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित है। तो कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज करता है या उसने उसको प्राप्त करने के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो उस पर हम धारा 71, 73, 74 में कवर करते हैं। धारा 72 है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, जैसे आपने मेरे सिस्टम को एक्सेस किया, आप मेरे ऑफिस में आए, मैंने आपको परमिशन दी हुई, आपने मेरे सिस्टम को एक्सेस किया, या मेरा AMC जो कर रहा है, जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को देखता है, आके उसने एक्सेस किया, लेकिन उसने मेरे डाटा भी ले लिया, ठीक है, मैंने कहा रिकवर कर लो डाटा, हो सकता है मेरा डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा, उसने सब कुछ किया विद लीगल, विद रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन उसने उस डाटा को किसी और को डिस्क्लोज किया, तो वो हम इस सेक्शन 72 में करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देन 72A पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, जहां हमारा किसी से लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, टेलीकॉम कंपनी है, बैंक से, एम्प्लॉयर है, उनसे हमारा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां उन्होंने ब्रीच किया हमारा डाटा, उन पे लायबिलिटी 72A में कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बाद इसका जो IT एक्ट का जो अगर हम जुरिडिक्शन देखें, तो धारा सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और 75, ये दो मिलके हमारा जुरिडिक्शन तय करती है IT एक्ट। IT एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, पूरे वर्ल्ड पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब, जब कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, इनमें से कोई भी चीज इंडिया में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धारा 77 कहती है कि जो भी मैंने कंपनसेशन जो मैंने लिए हैं, अगर मैंने कंज्यूमर में लिए हैं, तो मैं आगे IT सिक्योरिटी के पास जा सकता हूँ, बाढ़ नहीं है। कंपाउंडिंग ऑफेंस, धारा 77 ये कहता है कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, IT एक्ट के 3 साल तक के जितने भी IT एक्ट के मैटर्स हैं कंपाउंडेबल हैं, लेकिन 3 साल के ऊपर के नॉन कंपाउंडेबल है। प्रीवियस कहीं अगर ऑफेंस किया हुआ था, पूर्ण दोषी भी, तो नहीं होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 साल तक के भी IT एक्ट के मैटर्स कंपाउंडेबल कौन से नहीं है, मींस कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड। तो अगर आप IT एक्ट देखेंगे, उसमें लिखा है वो प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड, कौन से केसेस को नहीं करेंगे वो देखिएगा, जैसे आपका अगेंस्ट वुमेन है, अगेंस्ट माइनर है, अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। हाउएवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के पास पावर है, हम वहां जाके 482 में जाके और वहां पर अप्लाई करते, एप्लीकेशन लगाते हैं। बाकी 3 साल तक के जितने भी IT एक्ट के मैटर हैं, 3 और 3 से ऊपर के जितने भी हैं वो कॉग्निजेबल हैं, 3 और 3 से ऊपर के, और 3 साल तक के सारे IT एक्ट के मैटर्स बेलेबल हैं, 3 के ऊपर के नॉन बेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 79 कुछ कंडीशंस हैं जहां पर जितने भी इंटरमीडियरी हैं, इंटरमीडियरी कौन से, जो सर्च इंजन हैं, जितने भी हमारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, ISP, उनको इंटरमीडियरी कहते हैं IT एक्ट में, उनको कुछ शर्तों के हिसाब से उनकी छूट दी गई कि आपकी लायबिलिटी कब नहीं होगी, उनके बारे में प्रावधान धारा 79 में किया गया है। एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, EEE, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तारीख में 7 लैब्स को EEE डिक्लेयर किया हुआ है कि जिन, अगर माननीय न्यायालय को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, अगर धारा 45A जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, धारा 45A जो IT एक्ट के आने के बाद अमेंडमेंट में 45A जोड़ी गई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए हमें विशेषज्ञ की राय चाहिए, तो विशेषज्ञ की राय कौन दे सकता है, जो सेक्शन 79A IT एक्ट में जो लैब्स दी गई हैं, 7 लैब इंडिया में, सिर्फ उन्हीं को नोटिफाई किया गया, उन 7 लैब से ही माननीय न्यायालय में कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन दी जा सकती है। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो धारा 84B में
हम उसको बुक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने लोगों ने उसको अबैट किया है 84B में वही सेम सजा है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट, किसी ने प्रयास किया तो धारा 84C में उसको हम बुक कर सकते हैं मेन सेक्शन के साथ। और लास्ट एक सेक्शन आईटी एक्ट का वो है ऑफेंस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा किया गया अपराध। जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखते हैं 141, कंपनी को अगर आपने नहीं बनाया, डायरेक्टर को ये बनाया तो ये केस नहीं चलेगा। तो ध्यान रखें, जहां भी कोई कंपनी इन्वॉल्व है आईटी एक्ट की कोई क्राइम में, तो पहले सबसे पहले कंपनी को आप अभियुक्त बनाएंगे। कंपनी को जेल नहीं होगी लेकिन कंपनी को जुर्माना अधिरोपित होगा। ये अपने आप में सेटल लॉ है, बहुत से जजमेंट में ये साफ निर्धारित किया गया कि कंपनी कैन नॉट बी सेंट टू जेल बट फाइन कैन बी इम्पोज्ड ओवर द कंपनी। तो ये ध्यान रखें, जहां भी कंपनी इन्वॉल्व है इंश्योर करें कंपनी को एक्यूज बनाया गया है। सेकंड, एमडी है, सीपीओ है, सीएफओ है, नोडल ऑफिसर है, जो भी डाउनलाइन उनके अधिकारी हैं उनको हम आपको बुक कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने छोटा सा एक सेशन लिया आईटी एक्ट पे, इसके बेस पे हमने आज पूरा डिस्कस करते हुए आपको मैंने ये पार्ट डिस्कस किया है। अब इसमें जस्ट टू ब्रश अप स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में आपके लेता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, साइबर लाइफ में सिक्योरिटी क्या है, फीचर्स को ध्यान रखें। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, ध्यान रखें, इंश्योर करें कि उनसे हम सेफ रहें। हमारी कोई सिटीजन या क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे टैकल करें, हमें एविडेंस क्या लेना है, प्रिजर्व क्या रखना है। उसके बाद हम ये इंश्योर करें कि जितना भी चाइल्ड पोर्न कंटेंट है या कोई एडमिन है या कोई हमारे पास कोई कंटेंट आ रहा है उसको कैसे सेव करें। फिर हमने आईटेक स्टार्ट किया। आईटेक में हमने देखा कि इसका ड्यूरेशन क्या है, पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कब जब कंप्यूटर सिस्टम इंडिया में है। उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसमें सिविल केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं। सिविल केसेस में 43 ABCD FG HIJ पढ़ा, कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्रेटरी के पास पावर है, उसको वही केस कब धारा 66 में कवर होगा जब 43 में कोई क्राइम ऑफेंस कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, वो बेईमानी पूर्वक कपटपूर्वक हुआ है, धारा 66 है। 65 में कोई टैंपरिंग करता है, 66A हट चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। 66B में हमने डिस्कस किया कोई चुराया हुआ डेटाबेस लाके देता है। 66C में कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करता है। 66D में कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करता है कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस से। ई में कोई किसी के प्राइवेट पार्ट्स को बिना उसके कंसेंट के कैप्चर पब्लिश ट्रांसमिट करता है। एफ में साइबर टेररिज्म करता है। उसके बाद हमने 67 डिस्कस किया, कोई ऑब्ससीन कंटेंट है, देन पॉर्न कंटेंट 67A। 67B हमने डिस्कस किया, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट। उसके बाद प्रिजर्वेशन का डिस्कस किया 67C में। उसके बाद हमने डिस्कस किया 69 में गवर्नमेंट के पास एजेंसीज पे पब्लिक इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी की पावर है, इंटरसेप्शन की। फिर आप कंटेंट को ब्लॉक करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू या पुलिस के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी आपके टर्म सेल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये आपके पास जो डाटा आपका ब्रीच किया किसी ने, जिसको परमिशन दिया, उसने आपका डाटा ब्रीच किया, क्या लाइबिलिटी है। तो डिजिटल सिग्नेचर से लाइबिलिटी क्या है। उसके बाद कंपाउंडेबिलिटी क्या है, वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम है, माइनर के अगेंस्ट है, भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ कोई क्राइम है तो वो कंपाउंडेबल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, सब उच्च न्यायालय में वहाँ जाके हम कर सकते हैं। और बाकी 3 साल तक के सारे आई के बेंच केसेज जो हैं अवेलेबल हैं। उसके बाद मेन जो डिस्कस किया हमने, इसके पास पावर किसके पास है आईटेक में, वो 78 में आईटेक में दी हुई है। धारा 78 में क्लियर दिया हुआ है कि ये पावर जो है वो इंस्पेक्टर के पास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है धारा 80 आईटेक में, अगर आप जाएं जब भी देखिएगा आईटेक में धारा 80 दिया हुआ है कि पब्लिक प्लेस में, ये अपने आप में एक सीआर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी वर्ड दिया हुआ है। अगर देखें तो आईटेक बड़ा आसानी से दिखेगा कि धारा 80 में दिया हुआ है कि पब्लिक प्लेस में वही नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरकार मीन्स जहां भी केंद्र सरकार या ने कोई अपॉइंट किया है विशेष अधिकारी या इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी या इंस्पेक्टर, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस कौन सा है, जैसे शॉप है, मॉल है या पब्लिक द्वारा एक्सेसिबल है, पब्लिक प्लेस में बिना वारंट के एंटर सर्च अरेस्ट कर सकते हैं किसी सस्पेक्ट जो आईटीएफ का है। तो 78 और 80 पुलिस के लिए बहुत बड़ी पावर है, ध्यान रखिएगा। और बाद में हमने डिस्कस किया लास्ट 85 में 84B हमने डिस्कस किया अबैटमेंट, 84C अटेम्प्ट और लास्ट 85 ऑफेंस बाय कंपनी द्वारा किया गया अपराध। ध्यान रखें कंपनी को सबसे पहले बुक करें अगर कंपनी इन्वॉल्व। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आईटीएफ पे है। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे करता हूँ। एक बार आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना डिटेल में हमें सभी एक्ट से और आईटी एक्ट के इतने डिटेल प्रोविजंस बताए, थैंक्स अ लॉट। अभी ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए ओपन कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर एक रेज हैंड का ऑप्शन है, ऐसे करके एक ऑप्शन होगा, या तो मोर में होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और जिन जिन को भी अपने सवाल पूछने हैं वो रेज हैंड करें या फिर चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं।
सर सबसे पहले मैं एक मेरा खुद का भी पर्सनल सवाल है, मैं पूछना चाहूंगी। जी जी जी। सर एक अभी जो बॉयज लॉकर रूम वाला जो बहुत कंट्रोवर्सी अभी लास्ट वीक ही हुआ था, जी जिसमें वो इंस्टा का चैट था जो उसका स्क्रीनशॉट पब्लिक हो गया था, जी तो जी सर जैसे वहां तो ऐसे कुछ ऑफेंस हुआ नहीं था और सिर्फ वहां पे उन लोगों का कॉन्वर्सेशन था उस चैट में, और जो चैट वायरल हुआ था, तो सर इसको क्या किस तरह से सर आईटी एक्ट से रिलेट किया जा सकता है? जी जी। देखिए, दो इश्यूज हैं। एक तो कंटेंट, जो कंटेंट ऑब्ससीन कंटेंट अगर उसके अंदर है तो आई कवर हो रहा है। अगर जी बच्चों ने ऑब्ससीन कंटेंट एक दूसरे से शेयर किया है तो 67 कवर हो रहा है, जुवेनाइल तो है ही, ठीक है। और पॉर्न कंटेंट है तो 67A कवर हो रहा है। क्लियर? ओके ओके सर, सर हाँ, क्लियर। कोई भी ऑब्ससीन या पॉर्न कंटेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। चाइल्ड पॉर्न कंटेंट है और वो अगर चाइल्ड पॉर्न है और चाइल्ड, बच्चे दोनों, प्रॉब्लम ये है बच्चे ही एक्यूज बन रहे हैं, बच्चे विक्टिम बन रहे हैं। हमारे हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हमारे बच्चे ही विक्टिम है, हमारे बच्चे ही आज की तारीख में एक्यूज हो रहे हैं। तो बड़ा चैलेंज है बॉयज वाला। बच्चों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है, उनको सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे की तरह देखना चाहिए। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है, उनको थोड़ा सा, बड़े लोगों को नहीं पता मैडम। आप देखिए, बड़े लोगों की चैटिंग हो रही है तो वो तो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हालांकि एक्ट अलग है, मैटर पेंडिंग है, कमेंट हाँ नहीं कर हाँ हाँ सकता पब्लिकली। जी, जी ओके, थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेज हैंड कर सकते हैं जिसका सवाल है। हाँ दुर्गा सिंह जी। हाँ, शतावत सर का सवाल है। मैं सर का अनम्यूट कर रही हूँ। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। पहले तो थैंक्स सर, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने उसके लिए, और हमारी बाहर के लिए जो एक जो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस रेज आउट की। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कुछ ऑनलाइन सर्विसेज और कोर्ट की जो समन की सर्विसेज हैं उनकी वर्चुअल सर्विसेज से रिलेटेड है, क्योंकि अब आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ऑनलाइन हम फाइल तो कर पा रहे हैं बट जी। उनकी सर्विस को लेके जो कोविड टाइमिंग है या सारी सिचुएशन है, उस पे कुछ आप लाइमलाइट डाल सकें कि हम कैसे इसको जो है वर्चुअल सर्विसेज में ऐड कर सकें, भले वो सीपीसी के दायरे में हो, भले सीआरपीसी के दायरे में। देखिए, अभी अभी जिस ढंग से फंक्शनिंग कोर्ट कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप लगातार काम कर रहे हैं, जब से काम चल रहा है आप देख रहे हैं, आप लगातार हमारे हाई कोर्ट, जितनी हाई कोर्ट से वो कर रहे हैं, लोग बहुत जगह केसेस चल रहे हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन की आवश्यकता है हल्का सा, और बहुत जल्दी उस टेक्नोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं जिस लेवल पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कल गाइडलाइन भी आई है, पहले भी गाइडलाइन थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले से अलाउड है, आपको ध्यान है, बहुत से केसेस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आपको ध्यान है। निठारी केस में पहला, सबसे पहले कन्फेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बस थोड़ा सा हम लॉयर्स तैयार होने चाहिए, राइट। जुडिशियल ऑफिसर्स तैयार है, सिस्टम तैयार है, एनआईसी तैयार है, हम लॉयर्स को थोड़ा सा अब थोड़ा टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा। और बल्कि मैं कहता हूँ कन्वीनियंट है लॉयर्स के लिए, हम एक साथ मल्टीपल फ्रंट पे लड़ सकते हैं। हम स्टेट कमीशन को भी यहाँ से अपियर हो सकते हैं, हम पता लगा यहाँ से क्लिक बंद किया, चलो जी हमारी हियरिंग वहाँ चालू हो गई। जहाँ हम ऑन फुट नहीं जा सकते ट्रिब्यूनल्स में, वहाँ हम यही अपने ऑफिस से बहुत जगह मल्टीपल हियरिंग में जा सकते हैं, राइट सर। तो बड़ा आसान है, नेचुरल बात है जिस टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में ई कोर्ट सिस्टम है और बहुत अच्छा है, डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाएंगे सबके, बड़ा आसान होगा। डिजिटल सिग्नेचर का यूज करें, ऑथेंटिक है, हैश वैल्यू होगी, सब चीज सीसीटीवी में, जैसे सर्वर्स होते हैं, कोर्ट के सर्वर है। दिल्ली हाई कोर्ट की भी बहुत बड़ा एक जजमेंट था जिसकी बेस पर उन्होंने कहा था कि जितने भी आपके सिस्टम का एक सर्वर बैकअप होना चाहिए। आने वाले टाइम पे जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब रिकॉर्डिंग सर्वर पर जाएगी। कभी भी सिस्टम होगा, सबके डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे, वो उसमें हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी। बड़ा आसान है उस तरीके को करने, बहुत आसान है सर। मतलब आप देखें तो वेरी इजीली इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है ऑनलाइन ई कोर्ट सिस्टम को। उसमें बस ये है कि हम लॉयर्स को थोड़ा लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम जैसे क्लाइंट हमारे पास है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा, यस ये हमारा क्लाइंट है, ये उसके जो भी बयान है, स्टेटमेंट्स हैं, वो सब चीज इंश्योर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम तो मोस्ट ऑफ 30 ईयर से जो हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन उदयपुर कर रही है, उसके लिए तो वर्चुअल कोर्ट सबसे बढ़िया है कि हमें वर्चुअल आ जाएगी तो हाईकोर्ट बेंच वैसे ही हमारे सामने होगी। वो वो अब सबका अपना अपना वो है, लेकिन बहुत जल्दी इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस ढंग से चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट्स, न्यायालय, न्यायाधीश काम कर रहे हैं सर, हेड्स ऑफ, रियली वो लोग इस ऐसी स्टेज पे भी काम कर रहे हैं सर, कोर्ट्स में जाके, बहुत बड़ी बात है। और हम लॉयर्स तैयार हैं, हम भी, बस थोड़ा सा सिस्टम ये सही हो जाए, जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त हो, बाकी
क्लाइंट्स के लिए तो हम लॉयर्स कहीं भी जा सकते हैं, सब नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सर, हम इस बारे में प्रयास करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज कोठारी जी का। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मनोज जी। आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर बहुत बहुत अच्छा आपने ये आज किया हमारे को गाइड पूरा। मैं एक जानकारी चाह रहा था आपसे, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। जैसे इसमें हम लोग क्या जैसे एडवोकेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, और आपने कहा था डाटा ट्रांसफर, जैसे मान लो मैंने कोई बेल एप्लीकेशन लिखी या कोई अथॉरिटी या मैंने कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर ट्रांसफर किया लोगों को, या मेरे को कोई तकलीफ आ रही, मैंने आपसे जानकारी ली, आपने लिख के अपने मोबाइल पे भेज के मेरे को बताया कि देखो ऐसे भेजते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, मतलब जो जनरल रूटीन, इससे बाई चांस कभी ऐसा होता है और इस तरह से इसको ऑफेंस मान लेंगे, ये कैसे पे होगा कि ये ऑफेंस हो गया? और मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फोन है। मैं लगभग 17-18 स्टेट की पुलिस को लगातार पढ़ा रहा हूँ, राइट, पूरे इंडिया के, राइट, रेगुलर क्लासेस है मैं, तो लगभग 14-15 हज़ार पुलिस ऑफिसर्स को मैंने सेशन दिए। तो एक बार बड़ा अच्छा लगा, एक बार क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फोन आया कि सर एक हमारे पास एक केस आया जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, 498A और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आप जानते हैं, वो सब केसेस हो चुके हैं, और एक ऑब्सीन कंटेंट का है कि हस्बैंड ने वाइफ का कंटेंट अपलोड कर दिया। तो हमने पूछा भाई क्या कंटेंट है, तो सर ये ऑब्सीन कंटेंट है, धारा 66 लगाएं या 67A लगाएं। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा विचित्र है, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देता हूँ। अब यहाँ एक स्थिति समझे मेरी बात को, अगर वो ऑब्सीन कंटेंट है, ऑब्सीन कंटेंट आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में दिया है, ऑब्सीन कंटेंट किसी ने ट्रांसमिट या पब्लिश कर दिया तो वो अपने आप में केस बन गया। समझे बात को? तो ये बहुत मतलब हमें सजग रहना पड़ेगा कि हाँ क्या मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटिंग एक और पूछा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसके कंटेंट तक भी जाएगा या केवल बस पास किया और आपको ऑफेंस हो गया, डाटा जैसे ट्रांसफर किया ऑफेंस हो गया, या उसके कंटेंट भी देखेगा? नहीं, ऐसा क्या था जो अगर ऑफेंस हो गया? अगर वो नहीं, देखिए अब वो ये इशू है, देखिए अब वो कंटेंट मुझे भेजा है, मुझे भेजा है और हम दोनों को ही पता है। अब देखा जाए तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बता दिया, अलग बात है, लेकिन अगर मैं हर्ट हुआ हूँ तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि आप उन्होंने कंटेंट भेजा है। इट डिपेंड्स, मैंने आपको भेजा, अब मेरे और आपके बीच की बात है, हालांकि भेजना ही मना है, एज पर लॉ अलाउड नहीं है, उसमें कहीं मेंशरिया वर्ड नहीं दिया। अगर आप देंगे आईटी एक्ट में सेक्शन 67 में कहीं वर्ड नहीं है मेंशरिया, वहां लिखा हुआ है बस ट्रांसमिटिंग एंड पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वो अपराध तो अपने आप में ही है। और एक चीज ध्यान रखें, एज ए लॉयर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और सबको अवेयर भी कर रहा हूँ। कोई भी आपके पास ऐसा केस है जिसमें ऑब्सीन कंटेंट है, गैंग रेप केस है, चाइल्ड पोर्न कंटेंट है, ध्यान रखिएगा, और वो आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से मना फिर भी अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से भी है, तो एज ए अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि क्या कंटेंट आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो फातिमा रिजवाना वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और बालकृष्णा को अभी लेटेस्ट दिल्ली का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साफ मना है कि कोई भी अगर ऑब्सीन कंटेंट ऐसा कोई भी ऐसा कंटेंट है, उस कंटेंट की आपको सीडी या पेन ड्राइव या उसकी इमेज कॉपी नहीं दी जाएगी। और आप 207 की एप्लीकेशन लगाते साथ मुझे इमेज कॉपी दी जाए, वो भी नहीं दी जाएगी। आप कोर्ट में आके एप्लीकेशन लगाएं, कोर्ट में आपको पावर दी जाएगी, कोर्ट में कैमरा प्रोसीडिंग में आप रहिए, आप वहां पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ला सकते हैं, उस इमेज कॉपी को चेक करने के लिए। ये बहुत अच्छा पावर आपको दी गई है। अच्छा, इसके आईपीसी ऑफेंस में इसके साथ जॉइंटली चलेगा, जैसे 384 और आपने जो बताया 66। हाँ, देखिए आईटीएच ये क्या है, देखिए 3 तरह के क्राइम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं सोच भी रहा था कि किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ये वाला। देखिए साइबर स्पेस में 3 तरह के क्राइम है, साइबर क्राइम 3 तरह से। एक साइबर क्राइम वो है जिसमें वो साइबर स्पेस में क्राइम हुआ है, लेकिन उसमें पनिशेबल आईपीसी में प्योर नहीं, ठीक है, वो आईपीसी में कवर होगा, है वो साइबर क्राइम। दूसरे केसेस कौन से आएंगे, जहां आईपीसी भी आ रही है और आईटी एक्ट भी आ रहा है, बोले सर, जहां आईपीसी भी लगा रहे हैं, आईटी एक्ट भी लगा रहे हैं। एक केस वो आता है जो अटकता है धारा 81 आईटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 81, मैं उसको लास्ट में डिस्कस करता हूँ हमेशा। अभी क्या कहता है, एक मिनट, मेरे को म्यूट आ रही है आवाज आपको?
हाँ मेरे को आ रही आ रही है। तो धारा 81 कहता है कि आईटी एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और जिस भी एक्ट से ये इनकंसिस्टेंट है उसको उस पर ये ओवरराइड कर जाता है। जैसे ऑब्ससीन कंटेंट किसी ने अपलोड कर दिया ऑनलाइन, तो आप यहाँ 292 नहीं लगा सकते आईपीसी का, यहाँ आप 67 ही लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन ऑब्ससीन कंटेंट अपलोड हुआ है। समझ रहे सर? 292 फिजिकल फॉर्म का आपका अपराध है और यहाँ 384 का जैसे उस लड़के ने क्या किया, लड़की की फोटो प्राइवेट पार्ट्स का रिकॉर्डिंग भी कर लिया और वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो दो अलग अलग अपराध हो गए। तो यहाँ 384 भी हो गया। हाँ, यहाँ आईपीसी भी आ गया और आईटी एक्ट भी आ गया। ठीक है सर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा क्योंकि आईटी एक्ट आ गया, नॉट लेस देन इंस्पेक्टर। बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गोपाल सिंह जी चौहान की तरफ से। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस गोपाल सिंह। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ये महिला थाने वगैरह बने हुए हैं, तो क्या ये साइबर जो क्राइम्स हैं उसके लिए अलग से साइबर थाने नहीं बनाए जाने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हालात ये हैं कि सर जो भी अगर कोई आईटी एक्ट में कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और केवल सिग्नेचर होते हैं इंस्पेक्टर के, और उनके बेचारों के पास में पावर्स होते नहीं है। वो एक किसी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जाके कुछ ला सकता नहीं है, उसको नॉलेज होता नहीं है, और अल्टीमेटली मैक्सिमम 99% केसेस में एफआईआर लगती है। ये तो कोई हाईलाइटेड केस हो जाता है उसमें आ जाती है चीजें, उसके अलावा कोई भी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइबर हर सिटी में, बड़ी सिटी जो है कम से कम वहां तो साइबर थाने अलग से एस्टेब्लिश हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही करें। बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट पूरा प्रयासरत है और जिस ढंग से ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस एकेडमी में बहुत ढंग से, और सरकार भी कर रही है, और नया साइबर सेल जो एसओजी के साथ टाइप हुआ है, बहुत बड़े अधिकारी, बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ पर हैं इसको जो साइबर सेल में है। आप चाहे इंस्पेक्टर से ऊपर देखिए, आईपीएस जो है, एसपी हैं, डीआईजी साहब है, आईजी साहब है, डीजीपी एडीजीपी हैं, आप देखिएगा बहुत अच्छा विजन है। उदयपुर में भी आपके यहाँ अलग से साइबर सेल है शायद आपके मतलब उस ढंग से। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन है। एज ए लॉयर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि इसमें कर दिया किसने इन्वेस्टिगेशन, ये कांस्टेबल ने, तो एज ए डिफेंस लॉयर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। मतलब आप तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगे भाई सर्च सीजर किसने किया था, तो वो तो वही केस आपका चालू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? और एज ए कंप्लेनेंट अगर वो केस आपका एफआईआर लगता है तो आप चैलेंज करिए कि साहब एफआईआर कैसे लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी देखिए आने वाले समय में आईटी एक्ट एक सैटेलाइट एक्ट है, ये मान के चलिएगा। हर केस में आईटी एक्ट तो आना है ही, क्योंकि हर क्राइम में कहीं ना कहीं इस ढंग की टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क यूज हो रहा है और इस ढंग से जो क्राइम है, तो इंस्पेक्टर ही है। हालांकि 2016 का एक नोटिफिकेशन पेंडिंग है, वो अभी तक अमेंड नहीं हुआ आईटी एक्ट में, जहां सब इंस्पेक्टर्स को पावर दी जा रही है। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपको कोई सब इंस्पेक्टर्स नए हैं, टेक्नो सेवी हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, इनकी संख्या बहुत है। एक इंस्पेक्टर पर वैसे ही बहुत प्रेशर है सर, आप जानते हो। उसको मर्डर का भी केस करना है, लॉ एंड अपने एरिया का भी देना है, हल्का का भी करना है, शांति व्यवस्था, साथ में उसको फिर आईटी एक्ट का मैटर भी है। वो एक सब इंस्पेक्टर बाकी बड़े बड़े हीनस क्राइम को भी देख रहा है, लेकिन वो आईटी एक्ट नहीं देख सकता। तो ये थोड़ा सा अपना है, स्टार्टिंग में अमेंडमेंट का वेट कर रहे हैं हम भी, ताकि सब इंस्पेक्टर्स हमारे सक्षम होके उसको यूज करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन आप सजग रहें, जब तक आईटी एक्ट अमेंड नहीं होता, ध्यान रखें आपके केस में अगर आप एज ए कंप्लेनेंट हैं वहाँ गड़बड़ नहीं हो। आपको इंश्योर करना है कि आपके केस सही इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर कर रहे हैं। डिफेंस की तरफ से हैं तो आप उसका वेट करें कि वो चार्जशीट फाइल हो, और फिर आप उसको अच्छे से बात करें। ये डिपेंड करता है। थैंक यू सर। जी राइट, थैंक यू सर। बाकी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं कि डेफिशिएंसी, इन्वेस्टिगेशन एरर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में क्या इशू है, कोई एविडेंस पे इफेक्ट है, तो बड़े अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन है। बट क्लियरली आईटी एक्ट में दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब शैल इन्वेस्टिगेट वर्ड है, तो प्लीज हम उस बात को ध्यान रखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश जी दवे सर का। ऐसा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, यस कमलेश जी।
कमलेश जी सर, आपका आप अनम्यूट माई सेल्फ पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, अभी हो गया जी। हाँ दीक्षित सर नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए। तो मेरा ये कहना था कि जितनी एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन सबसे पहले ये परमिशंस मांगती है जी। तो क्या परमिशंस देना जरूरी है, और दूसरा क्या क्या परमिशंस दी जानी चाहिए, और तीसरा इन्हीं परमिशंस के संबंध में क्या इन सब के ऊपर भी इंटरनेशनल स्तर पर क्या मॉनिटरिंग की जाती है कि जो जो एप्लीकेशंस हैं जो जो डाउनलोड होने से पहले हर कस्टमर से, हर एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले से परमिशंस ले रही है और उसका डाटा ले रही है, तो क्या इंटरनेशनल स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग होती है? देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहली बात तो जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये इस बात के लिए आप तैयार रहे हैं कि वो आपका पूरा डाटा लेगा, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं। देखिए, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और या आईफोन यूज कर रहे हैं। जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और जिनके पास आईफोन भी है, तो दोनों को अंतर समझ सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। ये ध्यान रखें, दोनों एंड्रॉइड में और आईफोन में, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें एंड्रॉइड में आप जाएंगे तो वो सब चीजें आपसे मांगता है और बिना उसके वो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होती, अगर आप देखेंगे। और एंड्रॉइड में आपके पास एक फीचर है जहां सारी एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड की और आपका कैमरा, माइक्रोफोन सब बंद है। जब आपको मन करेगा, जब आपको उसको यूज करेंगे, तभी वो माइक्रोफोन ऑन करेगा। जैसे मैं अभी जूम यूज कर रहा हूँ माना, तो मैं जूम जब ऑन करूंगा तभी मैं जूम पे माइक्रोफोन और अपना कैमरा ऑन करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। रही बात एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस में भी इश्यूज क्या है। जैसे एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हैं, 3 तरह की एप्लीकेशंस हैं सर। पहली एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे आपने जब आपने फोन परचेज किया, तो फोन परचेज जब आप करते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आई हुई है। उसके बाद आप फिर क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस आप गूगल स्टोर से डाउनलोड करते हैं और कुछ लोग क्या है ओपन सोर्स से जाते हैं। ये बड़ा डेंजरस है, ये हमें समझना पड़ेगा। और रही बात मॉनिटरिंग की, देखिए बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, कंसेंट हम दे रहे हैं तो लाइबिलिटी भी हमारी है। हम ध्यान रखें कौन सी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, उससे सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज बहुत करती हैं, सबका अलग अलग लॉ है। यूरोपियन यूनियन का लॉ अलग है, जीडीपीआर आप जानते ही हैं। यूएस का लॉ अलग है, यूके का लॉ अलग है, इंडिया का हमारा अभी पेंडिंग है। जो डाटा फ्रेमवर्क बन चुका है उसका अभी पेंडिंग है, कमिटी में गया हुआ है वो रिपोर्ट। जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं कि डाटा सोवेनिटी पे बात की गई है कि कौन सा डाटा हमारा है, कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन सा डाटा हमारा सर्वर के बाहर जाएगा, कौन सा यहाँ रहेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का भी और लॉ का। जैसे वो लॉ आता है तो उस बेस पे हमारी नो डाउट बहुत सी चीजें चेंज होने वाली हैं। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आईएसपी हैं, इंटरमीडियरी हैं, जो हमारे ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनको हम व्हाट्सएप या स्नैपचैट, ट्विटर बोलते हैं, ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हम भी वेट कर रहे हैं जब लॉ आ जाए एक बार, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनने की आवश्यकता है जिसके बेस पे। बट आपको देखिए सिंपल से मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी ऑफिस में गए या किसी मॉल में गए, वहां लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, यानी कि अब आप वहां रुक जाएंगे कि यार ये तो रिकॉर्डिंग करेगा मेरी। तो आप क्या कहेंगे, साहब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट सर, क्या करेंगे आप? या तो वो मॉल में जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे। या उसने क्या किया, जब आपने आपत्ति की फ्लोर मैनेजर के पास गए, भाई ये तुमने क्या किया, तो आप एज ए लॉयर आपने कहा भाई मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप ऐसा करें, ये चेंज कर दीजिए। उसने क्या किया, सुबह चेंज कर दिया, उसने लिख दिया दिस प्रीमाइस इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। अब आप बताइए, उसी दिन अगले दिन उसी मॉल में गए उसने लिख दिया दिस प्रीमाइस इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। अब भी आप जा रहे हैं अंदर। उसने कहा जी कल तो था आपकी, मैं कर रहा हूँ, हटा दिया मैंने, अब मैं कह रहा हूँ मैं अपनी प्रीमाइस की सीसीटीवी सर्वेलेंस कर रहा हूँ। अब आप एंटर हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग वही हो रही है अंदर की, लेकिन अब आप कंसेंट दे रहे हैं। तो यही प्लेटफॉर्म्स हैं कंसेंट का। देखिए मेरा तो सर एक ही सुझाव है, मिनिमाइज योर सिस्टम इंटरनेट एक्टिविटी, मिनिमाइज करें, एकेडमिक पर्पज के लिए करें। देखिए ये ध्यान रखें, क्या डाटा आप कोई भी क्लिक करें वो सब सेव हो रहा है सर, फॉरएवर है। डाटा फॉर्म्स बने हुए, अगर आप वर्ड के जाके देखेंगे, अभी कल ही एक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड वो आया था वीडियो, अगर आप, मैं आपको शेयर करूंगा मनीष जी को, दुर्गा सिंह जी को, वो आपको भेज देंगे, जिसमें यह आया कि 10,000 साल तक डाटा सेव रहेगा। आप समझ सकते हैं एक सिंपल ग्लास में, माइक्रोसॉफ्ट का है, सिंपल ग्लास में। अब क्या टेक्नोलॉजी बन रही है, कहाँ जाएगी, अभी तक कोई वसीयत नहीं आई ऑनलाइन। आप समझ रहे हैं, अभी तक हम वसीयत बनाते हैं वकील कि भैया मेरी चल असल संपत्ति का मेरा वारिस लेगा। किसी ने ऐसी वसीयत बनाई कि मेरे जीमेल का आईडी पासवर्ड मेरा बच्चा लेगा, मेरा डाटा है सुरक्षित रहेगा, उसको बाद में एक्सेस करने की परमिशन देना, कोई नहीं देगा अपना।
तो अभी से ही समझ लें, अपना मिनिमम डाटा रखें, डिलीट करके रखें। पता लगा हमने डाटा जो देखा, हमारा बेटा देख रहा है, पिताजी क्या देखते हैं, इंटरनेट का यूज किए बगैर तो काम चल नहीं सकता ना। है जी। तो आज के दौर में इंटरनेट का और इतनी हाँ, आप यूज करें, मैं ये कह रहा हूँ, आप डाटा यूज करें, काम भी नहीं चल सकता ना। हाँ देखिए, अब आप देखिए कितने लोगों ने अपने लैपटॉप में पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल रखा है। आप कितने लोगों ने ओरिजिनल विंडोज ले रखी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, 100% मेलवेयर है उसके अंदर, स्पाईवेयर है, उसको माइक्रोसॉफ्ट पैचिंग नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा। एंटीवायरस कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ये बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन एक्टिविटीज कितने लोग मॉनिटर करते हैं, आपके स्टाफ को मॉनिटर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज का बहुत बड़ा जो ट्रैकिंग सिस्टम है, आप देखिए आईटी कंपनीज का, जो आईटी कंपनीज है उनको आईएसओ सर्टिफिकेशन 27001 को कंप्लायंस करना जरूरी है, कि उनको ऑडिट कराना जरूरी है। एज ए लॉयर आप उनको बता सकते हैं कि आप ऑडिट कराते नहीं कराते। सेम हम पे भी एप्लीकेबल है। अगर हम डाटा, हमारे पास भी तो डाटा है सर, क्लाइंट्स का डाटा हमारे पास है, तो हमारी भी लायबिलिटी है उसके डाटा को प्रिजर्व सिक्योर रखने की। हम ये नहीं कहेंगे साहब मेरा डाटा हैक हो गया, ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि हमारी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हमारे क्लाइंट्स की। तो ये हमारी भी लायबिलिटी है कि हम उसको सेफ, सिक्योर, एनक्रिप्ट करके रखें अपने सिस्टम में, हमारा उस डाटा का मिसयूज नहीं हो, ये ध्यान रखें। थैंक यू सर। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट रीता पुरी गोस्वामी जी का। मैडम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट मैसेज कीजिए। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे ये कॉल आती है ना अपने पास में फ्रॉड कि आपका ये इनाम निकला है और हम आपको ये 25 लाख का, और आप हम ये एक लिंक भेज रहे हैं और आप इसमें अपना ओटीपी नंबर भेजे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये जो भेज रहा है ये फ्रॉड है जी। तो हम चाहते हैं कि हम एज ए एडवोकेट हम पता चल रहा है कि फ्रॉड हमारे पास फोन कॉल आ रही है, जी जी जी। तो हम उसको कैसे कैप्ट करें कि ये इसको हम पकड़ पाएं और पुलिस तक हम पहुंच पाएं इसकी लिंक को लेके। देखिए cybercrime.gov.in जो मैंने आपको बताई, भारत सरकार की वेबसाइट है, सबसे बढ़िया तरीका है, आप उस पर अपलोड कर दीजिए जो भी आपके पास फोन नंबर आया। बस ध्यान रखें, जो भी फोन नंबर आया ध्यान रखें, मैसेज आया उसको स्क्रीनशॉट ध्यान रखें, सेव रखें। मेल आया तो उसका यूआरएल जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऊपर होता है, लिखा होता है उसमें एचटीटीपी के साथ, वो सेव करके रखें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको cybercrime.gov.in में वेबसाइट को अपलोड, गवर्नमेंट की अपलोड कर दीजिए अपने आप, या साइबर सेल को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये ध्यान रखें, cybercrime.gov.in बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसका यूज करना, उपयोग करें। हम जैसे लोग, सजग लोग ही बचा सकते हैं इन क्रिमिनल से। ये तो सही है सर आप जो बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे फोन आता है ना, हमको पता चलता है कि हमने ना तो कुछ ऐसा लिंक भेजा है, ना हमने कोई इनाम के लिए ऐसा कुछ लगाया है, अप्लाई करा है, तो हमें पता चल जाता है कि फ्रॉड है, तो हम उसी टाइम फोन पर बात करते हुए उसको कैसे टैप करें, ये क्वेश्चन। नहीं, उसको टैप कैसे करेंगे? या तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो, राइट, या आपके पास फोन नंबर, आपके पास से फोन नंबर होता है, उस फोन नंबर को शेयर कर सकते हैं आप, तो पुलिस को या गवर्नमेंट को कि सर ये इस नंबर से आ रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, उसकी ट्रैकिंग करेगी, या गवर्नमेंट क्या करेगी, उस नंबर पर बैन करेगी, IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा उसका, उसको डिटेल पता करेगी कि एग्जैक्टली इसका मूवमेंट कहाँ है। गवर्नमेंट के पास सपोर्ट, हम जैसे लोग ही अगर गवर्नमेंट को बताएंगे इस नंबर से आजकल फिशिंग कॉल आ रहा है, तो गवर्नमेंट सजग होगी, गवर्नमेंट इस पर ट्रैकिंग पे डालेगी, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये ध्यान रखें, अवेयर रहें लोगों को, बल्कि पुलिस को, गवर्नमेंट को अवेयर करें कि इस नंबर से फिशिंग कॉल आ रहा है। या बैंक, आप जिस बैंक का नाम लिया गया उस बैंक को आप इंटीमेट करें कि आपके नाम से इस नंबर से फोन आ रहा है, तो बैंक अपनी खुद की उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम होती है, वो ग्लोबली वो चेक करते रहते हैं कि कहीं उनकी वेबसाइट फेक तो किसी ने नहीं बना रखी, कहीं किसी ने ऑनलाइन कॉल सेंटर नंबर तो नहीं खोल रखा उनके बैंक के नाम से। तो उनकी खुद की साइबर सिक्योरिटी, इनके सबके सीसो होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं बैंक से, जिनका ये वर्क भी होता है कि वो इंटरनेशनली वो चेक करते रहते हैं कि कोई वेब पेज हमारे नाम से तो नहीं बना रखा फिशिंग। ध्यान रखिए जी। ठीक सर, थैंक यू। मनीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लॉकडाउन के टाइम में इतनी अच्छी, और अदिति मैडम को भी धन्यवाद, थैंक यू। सर आई होप सर आपके पास टाइम है, बस एक हाँ जी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन।
सुरेंद्र सिंह जी राठौर का एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा था। सुरेंद्र जी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, हेलो सुरेंद्र जी सर। सर अनम्यूट माई सेल्फ कीजिए सुरेंद्र जी सर। शायद कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। सर बस एक चैट बॉक्स में एक सवाल और था। जी बताइए। ये है चैट बॉक्स में डॉक्टर भरत सिंह जी राव का था। इनका सवाल है, एप्पल और एंड्रॉइड में अंतर क्या है? अभी आप सब बता रहे थे कि एप्पल फोन है और एंड्रॉइड फोन है, तो इनका ये सवाल है चैट बॉक्स में। देखिए, सिक्योरिटी फीचर्स एप्पल के बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देखें, एंड्रॉइड तो गूगल है, बहुत अच्छे फोन है सारे, मैं सेंस में नहीं कर रहा, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं, अगर सेफ्टी देखें तो एप्पल बहुत सेफ फोन है। अगर आप सेटिंग सिक्योरिटी पे जाएंगे, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो बड़ा चैलेंज है दोनों में, एंड्रॉइड में और आपके एप्पल में। तो आप एक बार यूज करके देखिए एप्पल को। मैं ये नहीं कह रहा कि एंड्रॉइड नहीं यूज करें, आप करिए, ठीक है, लेकिन एप्पल को अगर आप देखेंगे जितनी भी सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स हैं, तो अगर आप जाएंगे, जैसे कैमरा है, माइक्रोफोन है, ये सब चीजें डिसेबल रहती हैं। अगर आप उसको ओपन करेंगे तभी वो इनेबल होंगी, नहीं तो उसके अलावा वो बंद रहती है। सर यही थैंक यू सर। सर चैट बॉक्स में ये एक और सवाल आ रहा है विमल जी भटनागर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर थोड़ा सा बताएं, उनका सवाल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए, दो तीन चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसमें मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। कि एग्जैक्टली आने वाला टाइम पे जितने भी स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं, कंसेप्ट जो आ रहा है, मशीन लर्न करती हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो आपके अकॉर्डिंगली डिवाइसेस, गैजेट्स बनने वाले हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। उस लेवल पे आपकी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट जो हम लोग अब तक यूज करते थे, उसके बेस पे जो डिवाइसेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक तरह से ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस मान सकते हैं या असिस्टेड इंटेलिजेंस मानते हैं। जैसे आप देखिएगा, अगर यूएस में बहुत से केसेस ऐसे होते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उन्होंने पैरोल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था कि कितने लोगों को पैरोल दी जा सकती है या बेल पर दिया जा सकता है, राइट। लेकिन उसके बेस पे एज ए, मैं मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसके बेस पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके बेस पे वो अगर बेल देनी है तो उसको वो एक्सेस करते थे। लेकिन उसके बड़े चैलेंजेस निकले थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में जितनी भी मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस हैं, उसके बेस पे पूरा पूरा का पूरा चेंज होने वाला है सिस्टम। पूरा रोबोटिक या ऑटोमेशन में जाने वाला है, जिसके बेस पे हम लोग ये पूरा गेम एल्गोरिथम का है। इसमें सारा एल्गोरिथम का है, सारे मैथमेटिक्स फंक्शंस चलेंगे इसमें, जिसके बेस पे सॉफ्टवेयर इनेबल्ड होंगे, जिसके बेस पे सारा टेक्नोलॉजी को इनोवेशन में जाएगा। तो हम थोड़ा सा जुडिशरी, हम मतलब एज ए लीगल पर्सन थोड़ा टाइम लगेगा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने में। अभी हम टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, उसके बाद फिर एआई में आएंगे, लेकिन एआई का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी टाइम है, क्योंकि मेन इशू है डाटा इंटीग्रिटी का। कि असल में डाटा जो इनपुट दिया गया, देखिए एआई मशीन लर्निंग में डाटा इनपुट होता है, फिर आउटपुट आता है। तो जो इनपुट है उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, क्या डाटा आपका इंटीग्रिटी है उस डाटा की, तभी हम उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जी सर, बस एक सर लास्ट सवाल और ले लेते हैं, चैट बॉक्स में ही आया हुआ है वो। डिजिटल जी चंद्र प्रकाश जी जैन साहब का है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिफरेंस क्या है और किसका ज्यादा वेटेज है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग? ओके, वेरी गुड। दोनों का वेटेज है, दोनों ही आईटी एक्ट में डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योर्ड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए आईटी एक्ट जो 2000 में आया था तो एक वर्ड था डिजिटल सिग्नेचर। 2008 में आईटी एक्ट अमेंड हुआ था, उसमें मेन वर्ड रख दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसका एक पार्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स में टेक्नोलॉजी यूज होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। कभी भी आप गूगल पे जाएं तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप कीजिएगा, PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें दिया हुआ है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अगर आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है की पेयर। तो एक प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है। जैसे मेरा भी डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सीए साहब के पास रखा हुआ है। तो जब भी वो मेरी फाइल करते हैं तो वो डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, पेन ड्राइव की तरह होता है, जो इंडिया में आज की तारीख में 9 कंपनीज हैं जो इशू करती हैं, जिनको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज बोलते हैं। इनके ऊपर एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के अंडर में 9 कंपनीज हैं जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स देती हैं। उसमें PKI होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है।
बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कौन से हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं, डिजिटल नहीं बोलते? वो है जैसे डेबिट कार्ड का पिन, आपने पिन डाला वो आपको पता है, आपका ईमेल का पासवर्ड, वो पासवर्ड आपने डाला, तो 66C जो हमने पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज कर रहा है यानी उसमें डिजिटल भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए। कोई आपके पासवर्ड का यूज कर रहा है यानी आपके डेबिट कार्ड का पिन। एक वर्ड आपने सुना हुआ क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे आज की तारीख में हम सब क्लिक रैप ही तो कर रहे हैं। हम एक वेबसाइट, हम एक ऐप गए, गूगल ऐप में गए, हमने गूगल ऐप से ऐप डाउनलोड किया, हमने सिर्फ उसको क्या किया, क्लिक। वो क्लिक भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसको हम क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपका क्लिक भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक पार्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है जो 9 कंपनी जो इशू करती हैं, जिसमें हैशिंग वैल्यू और पीटीआई होती है। एक प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है। उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं और उसके बाद उस दूसरी की से हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसमें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसमें एक ही की होती है। यानी जैसे मैंने पिन डाला तो गूगल को मेरा पिन पता है, मुझे पता है, 2 प्राइवेट की नहीं है। मैंने एटीएम में मशीन में अपना कार्ड डाला तो बैंक को भी वो पिन पता है, मुझे वो पिन पता है, यानी एक ही की है। ये दोनों में डिफरेंस। सर ये कोई चैट बॉक्स में सर और क्वेश्चंस भी आए हैं। आई होप सर टाइम है, बस ये लास्ट लेके हम सर करते हैं खत्म। कॉल रिकॉर्डिंग एडमिसिबल इन एविडेंस, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है भाग्येश श्रीमाली जी का। और दूसरा सवाल है चंद्र प्रकाश जी जैन साहब का कि सेक्शन 43J एंड सेक्शन 65 आईटी एक्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा 43J और 65 में। ग्रेट। चलिए देखिए, रिकॉर्डिंग हम सब लॉयर हैं, हम सब जानते हैं, मलकानी से स्टार्ट हुआ, देन राम सिंह का जजमेंट है, बहुत जजमेंट्स हैं, राइट। कस्टमर केयर आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल वे में लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, टेलीग्राफ एक्ट में लॉ दिए हुए हैं, यूसीएल जजमेंट आ चुका है, पुट्टास्वामी जजमेंट आ चुके हैं, आप जानते हैं, और 49 जजमेंट है, प्राइवेसी ब्रीच है। एविडेंस के लिए बहुत से जजमेंट आ चुके हैं कि आपने एविडेंस गैदरिंग के लिए इंफॉर्मेशन ली है, रिकॉर्डिंग की है। स्टिंग ऑपरेशन आपने सबने देखे हैं, लोग गवर्नमेंट ही बोला स्टिंग करके लाइए और हम प्रोसिक्यूट करेंगे, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। प्राइवेसी ब्रीच है या आपने लाइव थ्रेटनिंग रिकॉर्डिंग की है कि मुझे थ्रेटनिंग एक्सटॉर्शन है, आपने अपनी रिकॉर्डिंग पेश कर दी कोर्ट में, अभी देखिए मुझे थ्रेटनिंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि मैंने आपकी बात रिकॉर्डिंग की और मैं आपको एक्सटॉर्शन कर रहा हूँ। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। It depends upon the case-to-case basis where privacy is breached or where there is a material evidence to produce before the court that I have received the content, I have received the threatening, or I am being extorted by some person, and this is the evidence. That is different, completely different scenario. तो हमें बहुत प्रिकॉशन रखने हैं। लोग ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रखते हैं, ये अपने आप में बड़ा इशू है, क्योंकि आपका सिस्टम अगर हैक है तो वो डाटा जो भी आप बात कर रहे हो किसी और के पास जा रहा है, आप उसको अपने सिस्टम में सेव कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कहीं और जा रही है, पता लगा। तो ये बड़ा चैलेंज है रिकॉर्डिंग का। एडमिसिबिलिटी कोर्ट पे जजमेंट हमारे पास अभी हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आपको है, ये ध्यान रखिए, ओरिजिनल फोन ही आपको देना पड़ेगा फॉरेंसिक के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा थ्रेटनिंग रिकॉर्डिंग आपने रखी है तो आप उस फोन को ओरिजिनल आपको कोर्ट में, मतलब एनफोर्समेंट एजेंसी को, एनफोर्समेंट को देना पड़ेगा, ताकि वो उसको फॉरेंसिकली ऑथेंटिकेट करें, ताकि आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कोई बाद में चैलेंज नहीं हो। ध्यान रखें, हमेशा ओरिजिनल फोन ही आप दीजिए, क्योंकि उसी में रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि बाद में बहुत से केसेस आए हैं जिसमें बहुत चैलेंजेस हुए, आप ध्यान रखें, क्योंकि मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा का भी मेटा डाटा होता है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा 43J और 65। देखिए 43J कहता है आपका सोर्स कोड की बात कर रहा है, और सोर्स कोड जैसे मैं आपके ऑफिस में आया या आपके सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का, मैंने सोर्स कोड ले लिया बिना आपकी परमिशन, बाकी बिना आपकी ओनर इंचार्ज की परमिशन के बिना, ये वो सोर्स कोड की बात कर रहा है जिसके साथ 66 आईटी एक्ट लगता है 43J। यहाँ आ रहा है 65 जो टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी जहाँ लॉ ने क्या रखा है कि कोई भी कंप्यूटर सोर्स कोड को आपको एज इट इज मेंटेन रखना है, उसको कोई भी ऑल्टर करता है, चेंज करता है, डिलीट करता है। पहले बहुत से केसेस, अगर आपको अभी कभी भी फ्री हो तो एक सैयद असफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट आप पढ़िएगा जब भी आज हो, तो आपको पूरा क्लैरिफाई होगा एग्जैक्टली व्हाट इज सेक्शन 65 आईटी एक्ट और सोर्स कोड क्या होता है, क्या मोबाइल एक कंप्यूटर है और क्या फंक्शंस होते हैं, और सोर्स कोड को कैसे हम प्रोसिक्यूशन में काम आता है। तो सैयद असफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसमें क्लैरिफाई किया गया था 65B के सेक्शन को, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जहाँ कानून ने कहा कि आपको एज इट इज मेंटेन रखना है सोर्स कोड, कोई व्यक्ति उसको ऑल्टर कर रहा है, डिलीट कर रहा है, या
उसको कंसील कर रहा है या किसी और से कंसील डिलीट ऑर्डर करा रहा है। बहुत से केसेस पहले IMI के केसेस थे, हमारे यहाँ ध्यान है मुझे, बहुत से केसेस ये जो सैयद अशरफुद्दीन का केस है वो ESN नंबर का है। देखिए 2 तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, अभी तो GSM है, पहले CDMA फोन हुआ करते थे, तो CDMA में ESN नंबर हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो एक्यूज पे एलिगेशन था कि उन्होंने क्या नाम है कि ESN नंबर चेंज कर दिया। तो ये बहुत जजमेंट है, आप इसको देखिएगा 65 को, इसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगी जजमेंट का कि 65 टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है। सर एक्चुअली क्वेश्चंस एंड नहीं हो पा रहे हैं। मेरा नंबर आप दे दीजिएगा उनको, कोई भी हाँ सर पूरे जी सर, मैं मैं सर वैसे आपने फ्लैश किया था, एक बार आप और बोल दीजिए तो मैं सर चैट बॉक्स में डाल देख देती हूँ। जी 9829 112511। ओके सर, आप लोग सभी कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लें। एक और है, बस एक सवाल है नीलाक्षी द्विवेदी जी का। If someone hacks my client's Facebook or WhatsApp account and spread hate message regarding any special community, what will be defense and how investigation officer will investigate or how it should be investigated? Can you repeat the question? If someone hack my client's Facebook or WhatsApp account and चलिए पहले इसको यहाँ पॉज करते हैं, राइट जी। किसी ने हैक किया, मैं इसलिए फेज वाइज करूंगा इसको। पहला है, अगर किसी ने फेसबुक अकाउंट हैक किया तो IT एक्ट सेक्शन 66 आ गया, हैकिंग का 6643 आ गया। ओके, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो हैक हुआ है, यानी IP एड्रेस कंफर्म होगा। इसको फेसबुक पुलिस क्या करेगी, पुलिस जैसे आप बताएंगे मेरा फेसबुक ID हैक हुआ, यानी पुलिस क्या करेगी, एनफोर्समेंट एजेंसी फेसबुक को भेजेगी एक मेल कि हमें ये कंफर्म किया जाए कि ये जो फेसबुक ID है ये किस IP एड्रेस से इसको उस वक्त लॉगिन किया गया था। उससे ये प्रूव हो जाएगा कि क्या आपका जो विक्टिम है वो सही कह रहा है या नहीं। ओके, और ये एक्यूज का भी पता लग जाएगा कि ये एक्यूज कौन है, किसने उसको किस IP एड्रेस से इनका फेसबुक को हैक करके और उसको आगे चेंज किया है। आगे बताइए, पहला पार्ट तो ये हो गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी मैंने जोड़ दिया। And spread hate message regarding any special community. What will be defense and how investigation? अब इसमें इनके खिलाफ 295 भी हो सकता है, 153A भी हो सकता है, 505 भी हो सकता है, राइट, डिपेंड अपॉन द कंटेंट। तो 505 भी है, 153A भी है, 295 भी है, अगर किस लेवल का कंटेंट है वो है। डिफेंस, किसको डिफेंस देना है? डिफेंस इनको लेना है इस बात पे कि सर मेरा फेसबुक ID है, पुलिस ये इंश्योर कर लेगी आपका मोबाइल से कनेक्ट किया है या लैपटॉप से कनेक्ट किया है, वो आपके लैपटॉप को भी सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जैक्टली आपने इसको, आपके सिस्टम को यूज किया गया, वो IP एड्रेस से कंफर्म हो जाएगा। और तो सबसे बेस्ट है कि वो फेसबुक को मेल करेंगे, उससे उनका IP एड्रेस आ जाएगा, उससे उनकी IMI नंबर आ जाएगी, जिस फोन से उन्होंने, जिस व्यक्ति ने उसको उनका फेसबुक हैक किया है, वो डिटेल एनफोर्समेंट वहां से ले लेगी। आपका डिफेंस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सर मैंने तो इसको एक्सेस नहीं किया, मैं तो खुद ही विक्टिम हूँ क्योंकि मेरा किसी ने फेसबुक को हैक किया है। ये बच्चा अपने आप में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज प्रूव हो जाएगी। आपके डिवाइसेज हैं, आप डिवाइस आप शेयर कर सकते हैं कि साहब मेरे डिवाइस को आप चेक कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, फॉरेंसिक चला लीजिए, मैंने इस टाइम पे मेरे ये सिस्टम से ये कंटेंट मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि सब डाटा मटेरियल आपका अगर आपने किया है तो आपके सिस्टम में वो स्टोर रहता है, उसको फॉरेंसिक रिट्रीव करती है। थैंक्स लॉट सर, आपने हमारी इतनी क्वेरीज भी इतने अच्छी तरीके से सॉल्व की। सर आई होप कुछ और हमें क्वेरी हो तो आप हमें पर्सनल आपके नंबर पर भी उन्हें एड्रेस करेंगे। एनी टाइम जी, थैंक यू सर। बाकी कोरोना सही हो जाए, सब लोग सुरक्षित रहें, तो एक बार उदयपुर में आपका एक सेशन रख लेंगे सर जरूर होपफुली इस तरह से जल्दी से कंडक्ट करवा पाए। सब लोग ध्यान रखें फिजिकल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड में। जय हिंद, मैं चाहूंगा सब लोग जय हिंद बोले। जय हिंद। सर मैं हमारी जो भारतीय जनरल सेक्रेटरी हैं CS राव साहब को थैंक्स गिविंग के लिए इनवाइट कर रही हूं। थैंक यू सर। राव सर, हेलो। चक्रवर्ती सिंह जी राव सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। हेलो। हाँ जी जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, चक्रवर्ती सिंह राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर सर इतना ज्ञान दिया साइबर लॉ, आज के जो साइबर लॉ के जो सबसे बड़ा इसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है,
सबसे बड़ी कोई क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट को हम सेटिस्फाइड करके जॉब दे सकते हैं। आपके साथ आपकी वॉइस मेरे को ब्रेक हो रही है। थोड़ी सर वॉइस, थोड़ा सा नेटवर्क का शायद उनके पास एक इशू है शायद। सर का आपने जो हमें यूज बताया साइबर लॉ का कि कहाँ पे यूज होता है वो आपने बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशा है कि आप जल्द से जल्द उदयपुर आकर हमें और से और ज्यादा ज्ञान दें। थैंक्स साथ में अदिति मैम और तुषार जी को भी बहुत थैंक्स किया था, बढ़िया प्यारा कंडक्ट कराया इन्होंने। सुरक्षित रहें सब लोग सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार।